सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काफी सारी चीजें, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एरेज को पढ़ा था। ऐसे ही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने फंक्शंस के टॉपिक को, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो तो। और हाँ, इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल वाइज फंक्शंस को पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, आपको पता ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है जावास्क्रिप्ट को अच्छे से, आपके दिमाग में आ गया है कि हमें भी जावास्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए, काफी जगह पर यूज हो रही है और काफी कंपनीज भी यहाँ पर इसको मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं इस लैंग्वेज से। तो शायद आपके दिमाग में आ गई है, क्योंकि अब थोड़े से व्यूज आने लगे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप पढ़ने लगे हो, कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, तो शायद आप पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, सारी चीजें डिटेल्स से पढ़ना, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल भी ढील मत करना कि मैंने आधे घंटे की वीडियो कर लिया, मेरे पे और नहीं होगी, मेरे बस की नहीं है, ऐसा मत करना। अगर 5-6 वीडियो है तो उनको अच्छे से कवर करो, 7 वीडियो है तो उनको अच्छे से कवर करो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको करवाए जाएंगे इस सीरीज में, जैसा कि आपको पता ही है, ये आपकी फुल स्टैक की सीरीज चल रही है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो जाके मेरी वो वाली वीडियो देख सकता है, जहां पर मैंने फुल स्टैक सीरीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शंस को बिल्कुल अच्छे से। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस को। फंक्शंस को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें अच्छे से करनी है, डिटेल वाइज मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ा रही होंगी। मैंने कहा था 5 वीडियोस में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका लेक्चर है 4th। तो इसमें हम अब काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 5 या बस 6 लास्ट हो जाएगा, आपका छोटा ही लेक्चर बनेगा अगर मैंने आपको इन 2 वीडियोस में सारा नहीं पढ़ा है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आ गए हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस क्या होता है, एक मेन टॉपिक हो जाता है आपका जावास्क्रिप्ट में, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। सारी चीजें मैं अभी आपको बता के आ ही रही हूँ ये, बट मैंने सोचा अभी एक बार और बता देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाए। बिल्कुल पावर के साथ आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। शायद आपने अब पढ़ना शुरू कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि व्यूज भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, कॉमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक फंक्शंस को, जो आना ही चाहिए। फंक्शंस इन जेएस। फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कोड का टुकड़ा। फंक्शन क्या होता है? कोड का टुकड़ा। अब आप इतना बड़ा बड़ा कोड लिखते हो, बहुत बड़े बड़े कोड लिखते हो, ठीक है। वो जो कोड होते हैं उनका एक टुकड़ा मान लो आप फंक्शंस को। आप किसी काम को बार बार करना चाहते हो, आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हो। मान लो आपने एक टेबल प्रिंट करवाई 2 की, उसी को आप बार बार प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर फंक्शंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस तो हमने पढ़ भी लिए हैं, जो आपको पता ही नहीं है। जो कंसोल डॉट लॉग आपने सबसे ज्यादा यूज किया, वो क्या होता है? वो एक फंक्शन होता है। एरे डॉट पुश, पुश मेथड जो है वो एक आपका फंक्शन होता है। पॉप एक फंक्शन होता है, शिफ्ट एक फंक्शन होता है, अनशिफ्ट एक फंक्शन होता है, जो आपको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये सारे भी फंक्शन ही हैं। फंक्शन कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे कि फंक्शन कैसे बनते हैं, इनका क्या यूज है, ये सारी चीजें आगे आगे हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। फंक्शन कैसे बनते हैं? फंक्शन फंक्शन हम यहाँ पे फंक्शन होता है हमारा कीवर्ड, जिसको हम लिख रहे होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक कीवर्ड होता है। एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूं कि ये जो आप देख रहे हो सिर्फ फंक्शन, ये तो आपको जब भी आप फंक्शन बनाओगे तब आपको फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। देन आप यहाँ पे फंक्शन नेम लिखोगे। अब आपको हर बार यहाँ पे फंक्शन नेम नहीं लिखना, कोई भी नेम लिख सकते हो। मान लो नेम रखना है, फुल नेम रखना है, या फिर लास्ट नेम रखना है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स लगाने हो, इनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पर लगाते हैं। ये वाले आप देख रहे हो, ये कर्ली ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी जो भी प्रिंट करना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। कंसोल समझ आ भी रहा है या नहीं? मैंने ये लिखा, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हम चलते हैं यहाँ पर अपने वीएस कोड पर, ठीक है। यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। जो मेन मेन टॉपिक्स थे, मतलब कि जो आपका बेसिक मजबूत करते थे, वो हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। अब तो हम एडवांस चीजें और मजेदार चीजें पढ़ेंगे।
अगर कोई भी हम फंक्शन बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद मान लो एक फुल नेम को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फुल नेम और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा रही हूँ, देन यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, मान लो मेरा फुल नेम है आंचल मित्तल। तो ये कैसे काम करेगा फंक्शन, हमें ये देखना है। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, एक बार यहाँ से गो लाइव कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं और यहाँ पे हमारा ये गो लाइव हो गया और हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कंसोल पर आ जाते हैं, यहाँ पे अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर यहीं पर मैं नीचे जाके जो फुल नेम है उसको कॉल कर दूं, हमारा कॉलिंग फंक्शन है, यहाँ पे जब हम नीचे जाके कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मतलब एक बार कॉल की तो एक बार यहाँ पे मेरा नाम क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कितनी भी बार इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करवा सकते हैं। सिर्फ हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप फुल नेम कॉपी करोगे, पेस्ट, जितनी बार आप इसको पेस्ट करोगे उतनी बार आपको यहाँ पे आंचल मित्तल लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे मान लो आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग नहीं करती, ठीक है, सीधा यहाँ पे कर देते हो रिटर्न, क्या कर देते हो, रिटर्न फुल नेम। तो क्या होगा, अगर आपने फुल नेम वगैरह लिखा और यहाँ पर आए तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, सिर्फ कर्सर दिख रहा है और नीचे आके आप फुल नेम को लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं रिटर्न वगैरह का मतलब आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं करके दिखा रही हूँ, तब भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा फंक्शन नेम को, मतलब कि क्या है फंक्शन नेम, फुल नेम को, तब जाके शायद हमारा ये प्रिंट होगा। ठीक है, शायद क्या यहाँ पे फंक्शन प्रिंट हुआ है ना कि फंक्शन नेम। तो ऐसे हम इसको नहीं कर सकते। और सिंपल आप अगर इसको ऐसे लिखोगे ना फुल नेम, तो क्या होगा, तो यहाँ पे फंक्शन ही प्रिंट होगा, क्योंकि क्या है ये एक फंक्शन है। तो ऐसे कभी भी काम नहीं करते हम। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको भी सारी पढ़ा रही हूँ, कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया, फंक्शन लिखते हैं फंक्शन नेम और उसको यहाँ पे कॉलिंग करते हैं। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है और ये फंक्शन का नेम है जो हम देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने बताया, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना है और यहाँ पे आंचल लिख दिया मैंने, आउटपुट में आ गया है आंचल। ठीक है, तो ये हमारा होता है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाओ और उसमें अपना नेम प्रिंट करवाओ। ओके, ये क्वेश्चन आप करोगे। ठीक ठीक है, फुल नेम जैसे मैंने प्रिंट करके दिखाया, ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अपना नेम प्रिंट करवाओगे। एक फंक्शन से डाइस का रोल करना है और 1 से 6 तक की क्या करना है, एक नंबर प्रिंट होगा। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे आप ये काम कर सकते हो, कंसोल पर आ जाते हैं। अभी देखो, एक डाइस रोल बनाना है। अब डाइस रोल क्या होता है, देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पे एक सेकंड में देख लेती हूँ। अब एक आप ऐसा करोगे, सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, आपको बिना देखे करना है। देखो यहाँ पे आपको लिखना है लेट, एक डाइस बना लो। ठीक है, डाइस में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि 1 से 6 तक की कुछ भी प्रिंट हो सकता है। 1 से 6 तक की कोई भी नंबर प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मैथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैथ डॉट रैंडम, जो मैंने आपको बता भी रखा है, मैथ डॉट रैंडम। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्रैकेट्स इनटू, कहाँ तक की चलाना है, 6 तक की। ठीक है, तो 6 तक की हमें नंबर प्रिंट करवाना है और +1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बना रही हूँ। अभी देखो, एक फंक्शन बना रहा है जिसका नाम हम रख रहे हैं यहाँ पे डाइस रोल। ठीक है, और डाइस रोल लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और ये जो डाइस है ना, ये इसी के अंदर हमें देना होगा। मैं इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा रहे हैं अपने डाइस को। ठीक है, डाइस को हम प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद नीचे जाके डाइस को प्रिंट करवा रहे हैं। एक बार मैं चेक करती हूँ इसको, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया है और मैं यहाँ पे एक बार डाइस रोल को कॉल करके देख लेती हूँ। ठीक है, कि क्या आएगा हमारे पास। मैंने लिख दिया यहाँ पर डाइस रोल और यहाँ पे मैंने लगा दिए ब्रैकेट्स। अब मैं इसको चेक करती हूँ। सो यहाँ पे आया 5, मतलब कि 6 तक में से कोई भी एक नंबर प्रिंट होके आया। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे अब की बार कुछ और नंबर आएगा, 6 आया। रिफ्रेश करती हूँ, 4 और 2 आया, मतलब कि 6 तक की। अगर हम कोई भी डाइस उछाल रहे हैं, जैसे कि मैं ये वाला हटा देती हूँ, आपको 2 नंबर्स दिख रहे होंगे। आपने कभी लूडो खेली होगी, लूडो में जब आप डाइस को ऐसे करके उछालते हो तो 1 से 6 तक की कोई भी नंबर प्रिंट होता है और आप गोट चल देते हो, गोटी चल देते हो आप। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको समझ सकते हो, आप डाइस रोल को उछाल रहे हो
आप डाइस को उछाल रहे हो और यहाँ पे बार बार 1 से 6 तक की कोई भी नंबर आ रहा है और आप अपनी गोटी चल रहे हो, तो ऐसे करके आप कोई गेम भी बना सकते हो। जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार आपको नंबर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको ये करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं? आपको आर्ग्यूमेंट्स का मतलब पता चल गया होगा कि क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो हम ब्रैकेट में आप देते हो, वही हम यहाँ पे बात करें। जैसे मैंने आपको मेथड्स में आर्ग्यूमेंट्स बताए थे, वैसे ही फंक्शंस में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वैल्यू पास करनी है फंक्शन को, ठीक है। लिखने का तरीका है फंक्शन, फंक्शन नेम, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद डू समथिंग, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने दिया, प्रिंट करवाना है नेम। देखो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इसी काम को दूसरी तरीके से करने का तरीका, नेम को प्रिंट करवाने का। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फंक्शन, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन नेम में मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने फंक्शन का नेम दे दिया है, यहाँ पर नेम, और इसके अंदर मैंने नेम प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे एन लिख देती हूँ। ये क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट है जो मैंने इसके अंदर दे दिया है। अब नेम में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बट अगर मैं नेम को कॉल भी करूंगी ना तो भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। चाहे आप देख सकते हो एक बार जाके कि यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? हमें यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट में जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ और नेम देंगे तो कुछ और नेम आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये ना दूं और मैं यहाँ पे नेम लिख दूं तो मेरे पास फंक्शन प्रिंट हो रहा होगा, जो इस नेम को क्या समझ रहा है कि ये मैंने फंक्शन वाला नेम लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा वर्क करता है आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स हमारा ऐसे वर्क करता है। उसके बाद नेम वेरिएबल भी है, पैरामीटर भी है और आर्ग्यूमेंट भी है। नेम क्या है? नेम हमारा वेरिएबल भी है, ठीक है, पैरामीटर भी है। पैरामीटर को क्या कहते हैं? हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यही है, वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको, आर्गुमेंट भी कह सकते हैं इसको, और हम इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं। प्रिंट नेम आंचल और कृष मैंने प्रिंट करवा रखा है एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ नेम और एज का, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बहुत सारी चीजें इस चीज से समझ में आएंगी। मैंने लिखा फंक्शन नेम और इसको मैं बना रही हूँ यहाँ पे नेम एंड एज के उससे, इसका नेम दे दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर एक तो मेरे पास नेम आना चाहिए और एक मेरे पास एज आनी चाहिए। देन क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग। हमने टेम्पलेट लिटरल सीख रखे हैं, हाँ बिल्कुल। तो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए माई नेम इज, फिर यहाँ पे आना चाहिए टेम्पलेट लिटरल, मतलब कि नेम आना चाहिए, ठीक है। नेम आना चाहिए जो आपका आर्गुमेंट है वो। उसके बाद नेम, माई नेम इज ये, एंड एज इज, क्या होनी चाहिए? एज। एज हमारी एज के बराबर होनी चाहिए जो हम देते हैं, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? फंक्शन का नेम लिखेंगे। फंक्शन का नेम क्या है? नेम और एज है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम और एज में, मान लो नेम तो है भाई आंचल, ठीक है, और एज है भाई 20, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे नेम और एज आ जाएगी, माई नेम इज आंचल एंड एज इज 20, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 20 नहीं दे रही, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड प्रिंट होगा एज की जगह पर। क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड। बट अगर हम ये कर दे कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एज एज आए, और मैंने मान लो यहाँ पे 12 एज लिख दी, और मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ तो क्या है? माई नेम इज 12 एंड एज इज अनडिफाइंड। तो हम क्या करते हैं? हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हमने एज दे दी तो ये खुद समझ जाएगा हमने एज लिखी है, नहीं। पहला पैरामीटर पहला मीटर में, पहला पैरामीटर पे जाएगा और सेकंड सेकंड पे जाएगा। अगर आपने सिर्फ 12 लिखा है तो ये नेम में सोच लेगा ये इसका नेम है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो ध्यान से सारी चीजें समझनी होती है कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप करके देख सकते हो। ऑर्डर वाइज आर्ग्यूमेंट काम करते हैं। किस तरीके से ऑर्डर वाइज आर्ग्यूमेंट्स काम करते हैं? प्रिंट इन्फो 14 ये मैंने बता दिया है इनको। अब चलते हैं आपको, मतलब इनको नहीं आपको, अब क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये एक आध मैं करा दूंगी, साथ में हिंट भी मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। नहीं होता है तो मैं बैठी हूँ, मैं कराऊंगी आपको। फंक्शन बनाओ जिसमें दो नंबर्स का सम हो। अब ऐसे क्वेश्चन फंक्शन से नहीं किए तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने फंक्शन से नहीं किया तो मैं करवा देती हूँ, बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन सम, एक मैं आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ ए, एक मैं दे रही हूँ बी, ठीक है। विद आर्ग्यूमेंट्स के साथ करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स के साथ इजी रहता है ना। तो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग।
अब मैं लिख रही हूँ a कॉमा b, सॉरी a प्लस b, हमें प्लस करना है तो a प्लस b मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जब भी हमें a प्लस b करना होगा तो मैं यहाँ पे सम लिखूंगी और 2 यहाँ पे कोई भी हम लिखेंगे नंबर, जैसे कि 2 और 3 का सम कराना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 और 3, हमें यहाँ पर 5 दिख जाएगा सम। ऐसे ही अगर हम अब यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकते हैं, सो डिजिट चेंज करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हमें ये करके दिखा देगा। सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है आपको, जैसे मैंने सम किया है। अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं। एक फंक्शन क्रिएट कीजिए 3 नंबर का एवरेज निकालने का फंक्शन, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। एवरेज निकालने का तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं एवीजी, एवरेज 3 नंबर्स का निकालना है तो मैंने 3 यहाँ पे सी लगा दिया। और एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने यहाँ पर हिंट में दे रखा है, एवीजी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट एवीजी इज इक्वल्स टू क्या है, ब्रैकेट्स में a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, तो 3 नंबर्स का एवरेज इसी तरीके से निकलता है। उसके बाद हम यहाँ पे एवीजी को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। एवीजी प्रिंट होगा तो अब हमारा जो एवीजी, 2 मिनट, यहाँ पे भी एवीजी लिखा और यहाँ पे भी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैंने एवीजी 1 कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एवीजी को कॉल कर रही हूँ, 3 नंबर्स दे रही हूँ, मैंने लिया 2 3 एंड 4, ये मैंने 3 नंबर्स को दे दिया और अब देखते हैं इनका एवरेज क्या आता है। क्या आया है इनका एवरेज, 3 आया है। थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। सो इनका एवरेज क्या आएगा, एवरेज कुछ पॉइंट में आया है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा क्वेश्चन, हम ऐसे कर सकते हैं एवरेज वगैरह के क्वेश्चन। एक फंक्शन क्रिएट कीजिए जिसमें आपको टेबल प्रिंट करवानी है नंबर्स की, मैं ही करवा देती हूँ ये, ठीक है। नंबर्स की टेबल प्रिंट करवानी है आपको, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, फंक्शन लगाना है। फंक्शन में आपको देना है टेबल, और टेबल में यहाँ पे दे रही हूँ मैं एन। एन क्यों, क्योंकि हमें एन नंबर्स की टेबल चाहिए, हमें कोई भी हम नंबर दे वो हमें चाहिए, या फिर हमें अगर 2 की चाहिए 3 की चाहिए तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टेबल के लिए एक फॉर लूप लगा देती हूँ, फॉर लूप लग जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू, कहाँ तक की जाएंगे, एन तक की जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू एन इंटू 10 तक की जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर बार आई को प्लस प्लस कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने लिख दिया प्लस प्लस। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, किसको, आई को, ठीक है। तो मैं आई को प्रिंट करवा रही हूँ और अब की बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कॉल करती हूँ टेबल को, और टेबल में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लो 2 की टेबल मुझे प्रिंट करवानी है। तो क्या ये ऐसे वर्क करेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि हर बार हमारा 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना होगा एन बार, हम जितना भी प्लस करेंगे वो एन बार प्लस हो। अगर हमने 2 लिखा तो 2 का टेबल प्रिंट हो, अगर हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं तो हमारा 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। तो सारी चीजें हमारी बिल्कुल ऐसी ही वर्क कर रही हैं, जिसे मैंने आपको टेबल करवाया सेम वैसे ही आपको दूसरा टेबल भी अगर प्रिंट करवाना हो कोई, तो आप करवा सकते हो, 1 लाख 10 लाख या फिर करोड़ आप करा सकते हो, ठीक है। अब हम रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था रिटर्न, तो अब हम यहाँ पे रिटर्न की बात करेंगे। फंक्शन की कुछ वैल्यूज रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। रिटर्न क्या है, कीवर्ड है। अभी तक हमने कौन कौन सी कीवर्ड्स पढ़े हैं, इफ, एल्स, लेट, कॉन्स्ट और वाहिल, डू वाहिल और ब्रेक, एंड हमने अब पढ़ा है रिटर्न, हमने पढ़ा है फंक्शन। देखो हमने कितने सारे कीवर्ड्स पढ़ लिए धीरे धीरे से, और आपको पता भी नहीं चला कि हमने इतने सारे कीवर्ड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। इनपुट, इनपुट जाता है और आउटपुट आता है। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो वो काम क्या हो रहा है, इनपुट दे रहे हो, आप किसी चीज को दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, आप किसी चीज को बता रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास वो आउटपुट आ रहा है। अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, इनपुट लिख रहे हो, कोड आ रहा है आपके पास, मतलब आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट होता है। वो यही काम हमारा फंक्शन करता है कि जब हम इनपुट देते हैं फिर बीच में कुछ फंक्शन काम करता है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाता है। हम कुछ कोड लिखते हैं, हम इनपुट देते हैं, फिर कोड कुछ प्रोसेस होता है, कोड का कुछ फंक्शन काम करता है और हमारे पास आउटपुट आ जाता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पर है। अब जैसे कि हम रिटर्न करते हैं वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे ये देखो इसका जो सिंटेक्स है बस यहाँ पे रिटर्न लग जाता है। अब मुझे अगर सम करना हो,
तो मैं कैसे कर सकती हूँ सम को? देखो मुझे कंसोल देखो अब मैं यहाँ पे करती हूँ उसको कॉपी, ठीक है सिंपल। यहाँ पे चलो मैं इस टेबल की बात कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रिटर्न आई, ठीक है मैं लिख रही हूँ यहाँ पर रिटर्न आई, और मैंने यहाँ पर लिख रखा है टेबल 5, ठीक है पहले मैं आपको यही करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा टेबल 5, तो क्या टेबल 5 प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो नहीं होगा, और इसी को मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग में, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमें नीचे आके कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, जब जाके हमारा ये प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ रहा है, ना कि 5 का टेबल। ऐसा क्यों? यहाँ पे मैंने 5 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया एन रिटर्न। मैंने कंसोल तो आई करा था ना, तो रिटर्न भी मैंने आई किया है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2, एक बार चेक करते हैं। सो 2 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम अभी आर्ग्यूमेंट्स वाला हमने नहीं सीखा, तो थोड़ा थोड़ा हम सीख जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 और 3 लिखा। यहाँ पे टेबल नहीं लिखा जाएगा, मतलब फंक्शन नहीं लिखा जाएगा, सिंपल क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। अगर हम 2 लिखेंगे, सो यहाँ पे 2 ही प्रिंट हो रहा है। पहले मैं आपको ऐड वाला करके दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर हम ये वाला भी करेंगे। ये वाला तो हमें करना ही पड़ेगा, वैसे कि मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। इसको एक बार हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो मैंने प्रिंट ए भी किया और मैंने इसको लिखा यहाँ पे प्रिंट ऐड। जैसे ही मैंने प्रिंट ऐड करा कि 2 और 3 का आप सम कर दो, तो इन्होंने मना कर दी कि हम तो नहीं करते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम तो दूसरी तरीके से करा लेंगे। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग 2,3, मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल में। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया? 2 और 3 लिखा हुआ आया। तो ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो लिखना पड़ेगा प्रिंट ऐड, और उसके अंदर लिखेंगे हम 2,3। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इनका सम हो जाना चाहिए, और इनका सम हो भी गया। ऐसे ही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं काम, कि हमें फंक्शन टेबल को प्रिंट करवाना है, मतलब हमें यहाँ पर टेबल को प्रिंट करवाना है। ये भी हम हटा लेते हैं। हमें तो टेबल को प्रिंट करवाना है, एन नंबर हमने यहाँ पर दे दिया है, एन तक हमारा चलेगा और यहाँ तक की ये हो जाएगा। सो हम तो इसके अंदर टेबल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और टेबल फंक्शन को कॉल करके हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करके दे दो? 2 का टेबल प्रिंट करके दे दो। तो सिंपल हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्यों आ रहा है? 2 का टेबल क्यों नहीं आ रहा? अब यहाँ पे हमने लिखा है लेस देन एन इंटू कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं करवा रही थी यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे करवा रही थी आई, सेम काम करवा रही थी, और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे नहीं करवा रही थी। तो इसमें एक चीज है, मैं समझ गई हूँ क्या चीज है इसमें। देखो अगर हम ऐसे कॉल कर रहे हैं इसको, सो ये पूरा टेबल आपका प्रिंट करवा देगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर है एन पर, हम अंदर आए, ठीक है, हमारे से कहा गया कि रिटर्न कर दो। अगर रिटर्न कर दो कहा गया है, तो हम बाहर आके उसको भूल ही जाएंगे कि कहाँ पे जाना है, ठीक है। इसलिए हम ये काम ऐसे करके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाला हमने कर लिया है। अब एक और चीज बताती हूँ, जैसे ये सम का टेबल है, ठीक है, ये सम सॉरी सम का टेबल कह रही हूँ, सम का फंक्शन है। हमने जैसे यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ अभी टेबल वाले को। सम में मैंने क्या किया, इसके पहले मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कुछ कुछ प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे लिख दिया हेलो हेलो, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंसोल डॉट में एवरीवन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख रही हूँ हेलो गाइस, मैंने लिख दिया हेलो गाइस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये मुझे प्रिंट होके दिखेगा, हेलो गाइस 2 बार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार प्रिंट करवा रखा है। अभी मैं ये हटा देती हूँ। सो अब देखते हैं, देखो मैंने हेलो गाइस लिखा, हेलो गाइस और 5 ऐड करके आ गया। बट अगर मैं रिटर्न के बाद कुछ भी कंसोल में प्रिंट करवा दूं, जैसे कि मैं हेलो गाइस ये आपको प्रिंट करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैं नीचे आके पेस्ट कर रही हूँ, तो ये थोड़ा फीका फीका सा दिख रहा है। और जब आप इसको यहाँ पे जाके देखोगे ना, ये प्रिंट नहीं होके आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज रिटर्न के बाद अगर हम कुछ भी चीज करते हैं, तो वो हमारी एक्सेस नहीं होती, वो हमारी चलती नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप इस फंक्शन के बाहर आप कुछ भी कर सकते हो उस रिटर्न के बाद, इस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। तो इसका लिखना होना या ना होना एक ही बात है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे वर्क करता है। अब ये मैंने आपको बता दिया, रिटर्न के बाद वाला कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कभी आपका चलेगा ही नहीं, ये चलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से क्वेश्चन है, एक फंक्शन से क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन नेम क्या नाम रखना है? फंक्शन नेम रखना है। इज एडल्ट पैरामीटर होगा, क्या होगा? इज एडल्ट, एज फिर देनी है, फिर क्या देनी है? एज देनी है पैरामीटर में। उसके बाद क्या करना है? कंडीशंस है, अगर एज 18 के इक्वल या 18 से बड़ी होगी तो रिटर्न करो एडल्ट, नहीं तो आपको क्या करना है? एल्स में प्रिंट करना है नॉट एडल्ट। फिर
करवाओ एडल्ट और नॉट एडल्ट एज के बेसिस पर। तो चलो मैं आपको ये बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। ये जो भी लिखा हुआ था, मान लो एक राम कथा थी, आपने सुन लिया और आप भूल गए, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगी वो आप करना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हमें एक फंक्शन बनाना है फंक्शन नेम से, जो कहा गया था सेम वही करूंगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया है फंक्शन नेम से एक मैंने फंक्शन बना दिया है। इसमें मुझे कहा गया था कि एक एज पैरामीटर दे दो, ठीक है, एक एज पैरामीटर दे दो। फंक्शन नेम कहा गया था और हमारे से कहा गया था इज एडल्ट। हमारे से इसका नाम रखने के लिए क्या कहा गया था, इज एडल्ट। देखो चाहे मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। आपको फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन नेम रखना है इज एडल्ट, पैरामीटर होगा एज, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इसमें मुझे अब कंडीशंस देनी है कि अगर हमारी जो एज है वो हमारी इक्वल्स टू 18 से करनी है, मतलब कि अगर हमारी एज क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 18 होगी। अगर 18 से छोटी या 18 के इक्वल होगी, 18 से छोटी या 18 से इक्वल होगी, लेस देन इक्वल्स टू, या फिर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है। अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुई तो हमारा क्या है, ये कंसोल डॉट हम रिटर्न कर देंगे इज एडल्ट। क्या कर देंगे हम, इज एडल्ट, कि हाँ एडल्ट है। तो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं यस एडल्ट है, ठीक है, ये प्रिंट करवा देंगे। नहीं तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे एल्स में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एल्स और इसमें प्रिंट करवा दूंगी मैं, रिटर्न करवा दूंगी, मतलब कि नॉट एडल्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब अगर मैं इसको चेक करूंगी तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा, बट नीचे मैं लिख देती हूँ इज एडल्ट और एज में लिख देती हूँ 18, ठीक है, 18 मैंने एज लिख दी। अब भी प्रिंट नहीं होके आएगा क्योंकि हमें क्या करना है, कंसोल में करना है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया है इज एडल्ट 18, एज हमने डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने चेक किया, यस एडल्ट है क्योंकि 18 के इक्वल है। और अगर मैं 18 से बड़ा डाल देती हूँ तो भी क्या होगा, इज एडल्ट ही आएगा, मतलब कि यस एडल्ट है। बट अगर मैं यहीं पर एज डाल दूँ 12, 12 मैंने एज डाल दी तो मेरे पास क्या आएगा, नॉट एडल्ट, मतलब कि एडल्ट नहीं है। ये बंदा ना वोट दे सकता है, ना बिना लाइसेंस के स्कूटी चला सकता है, ना बिना लाइसेंस के अपनी बाइक चला सकता है, कार चला सकता है, बिना किसी के कुछ नहीं कर सकता। मतलब 18 प्लस होना चाहिए उसको, जब भी वो क्या होगा, एडल्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में करनी थी। क्रिएट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रॉम 1 टू n। जैसे कि 1 से 4 तक की काउंटिंग्स है, 1 2 3 4 5, उनका सम निकालना है। इनका सम 10 है, जैसे कि 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, इनका सम 10 है। आगे तक की कूदते रहे, क्या ही आगे तक कूदते रहे करते, ठीक है। इसको देखती दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है। अभी तो ये क्वेश्चन करनी है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, नहीं होता है तो मैं आपको करवा दूंगी, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्कोप के बारे में। स्कोप क्या होते हैं, स्कोप क्या है। सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप है क्या, देखो जावास्क्रिप्ट में स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है या फिर कहाँ से किया जा रहा है। अब वेरिएबल तो आपको पता ही है, आपने शुरू में सबसे पहले वेरिएबल ही पढ़ा था, यहाँ पे भी हम वेरिएबल की ही बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, या कह सकते हैं स्कोप हमें बताता है कि कौन से वेरिएबल को कहाँ स्टोर किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं। तो सारी चीज अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी आपको समझना है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है फंक्शन स्कोप, फंक्शन से तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ ही रहे हैं। एक होता है ब्लॉक स्कोप, एक होता है होस्टिंग स्कोप, एक होता है लेक्सिकल स्कोप। पहले देखते हैं हम ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जब आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपने ये फंक्शन बनाया और मान लो यहाँ पे आप दे रहे हो एज इज इक्वल्स टू 18, ये दे दिया आपने, ठीक है। तो ये आपने फंक्शन के बाहर दे दिया है एज इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपको कहा है कि वेरिएबल के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल स्कोप में आ जाता है। इसका मतलब है कि आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं का मतलब है आपने यहाँ पर लिखा ग्लोबल वेर, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा मैं सब जगह से दिख सकता हूँ, ये मैं हटा देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं जो हमें यहाँ पे लिखना है। ग्लोबल वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं हर जगह
से दिख सकता हूँ। इसने कहा मैं हर जगह से दिख सकता हूँ। ठीक है, आप एक फंक्शन बनाओ और इस फंक्शन में आप इसका नाम दे दो, चलो फंक्शन नेम, या फिर इसका नाम चलो यही दे देते हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ यहाँ पर फंक्शन नेम, और इसमें मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल दिस नहीं, ग्लोबल वेरी, दोबारा लिखना पड़ेगा यार, मैंने लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल, और उसको मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ। सो अभी तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट नीचे जब हम जाके फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, तो ये ग्लोबल वेरिएबल जो है, ये जो आप ग्लोबल, मैंने ग्लोबल यहाँ पर लिख रखा है, ग्लोबल लिखना है, ठीक है, तो मैं आप लिख देती हूँ ग्लोबल। सो अब ये एक्सेस होएगा और हम यहाँ पे इसको देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है मैं हर जगह से दिख सकता हूँ, चाहे इसको फंक्शन के अंदर लिख लो, चाहे इसको फंक्शन के बाहर लिख लो, हर जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो किसी भी, आप इस वीएस कोड में जो यहाँ पर आपकी फाइल है, इसके अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं से भी देख सकते हो, कहीं पे भी इसको लिखवा सकते हो, मैं हर जगह से दिख सकता हूँ, चाहे आपने इसको नीचे प्रिंट करवाया चाहे ऊपर प्रिंट करवाया, ये दिख रहा है। बट कुछ कुछ हमारे स्कोप ऐसे होते हैं जो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चलते हैं, जो वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चलते हैं, जो सिर्फ अगर फंक्शन के बाहर है तो फंक्शन के बाहर ही चलेंगे, अंदर नहीं चलेंगे, एरर दे देंगे। तो ऐसी चीजें भी हम करेंगे, तो ग्लोबल वेरिएबल था सबसे इजी वेरिएबल था। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, फंक्शन स्कोप क्या होता है। जब आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो ओनली उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, इससे फंक्शन स्कोप कहते हैं। जैसे अगर मैंने ये लिखा, अभी देखो आपकी एक एरर भी मैं आपको दिखाऊंगी शो करके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन माई फंक्शन, जिसमें मैं सिर्फ इस फंक्शन में दिख सकता हूँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, चलो इस ग्लोबल वेरिएबल को रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट फंक्शन वेरिएबल, मैंने लिख दिया फंक्शन वेरिएबल, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ मैं सिर्फ फंक्शन में दिखूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं इस ग्लोबल को हटा देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ फंक्शन वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी तो आपको दिखेगा, मैं सिर्फ फंक्शन में दिख सकता हूँ, फंक्शन नहीं फंक्शन। सो कहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये रहा, फंक्शन लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा कि मैं सिर्फ फंक्शन में दिख सकता हूँ और बाहर आपको दिख रहा है मैं हर जगह से दिख सकता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन के बाहर ये प्रिंट करवाऊं, जैसे मैंने ग्लोबल को करवाया, ऐसे ही मैं यहाँ पे फंक्शन वेरिएबल को प्रिंट करवाऊं और मैं इसको चेक करूं, सो यहाँ पे क्या ही एरर, फंक्शन वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने ये सिर्फ फंक्शन के अंदर बनाया है। जैसे कि मैं अगर ग्लोबल को यहाँ से हटा दूं और इसको भी मैं हटा दूं, क्या मैंने ग्लोबल को भी तो यही किया था कि यहाँ पे एक्सेस किया, बाहर भी क्या अंदर भी क्या चल गया। बट फंक्शन वेरिएबल को अगर मैं बाहर डिक्लेयर कर रही हूँ, अंदर तो ये हमें दिख रहा है, बट बाहर हमारे पास आ रहा है रेफरेंस एरर, जिसमें ये दिखा रहा है फंक्शन वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन वेरिएबल हमारा डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन स्कोप होता है। जब हम फंक्शन के अगर अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। बट अगर हम फंक्शन वेर को यहाँ से एक्सेस करेंगे तो एरर आ जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, एक होता है ब्लॉक स्कोप। लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल ब्लॉक स्कोप में होते हैं। मतलब लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड हमने पढ़ा था, के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल, जितने भी हम लेट और कॉन्स्ट के साथ हम डिक्लेयर करते हैं ब्लॉक स्कोप में होते हैं। इसका मतलब है कि ओनली उस ब्लॉक के लिए ही एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर ये ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है ये वाला, ब्रैकेट जब बंद हो जाता है ओपन होके, और इसके अंदर हम कुछ भी वेरिएबल बनाते हैं तो इसी के अंदर हम इसको शो कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। जैसे कि लेट ब्लॉक वेर, मैं ब्लॉक हूँ, इसमें क्या है, मैं सिर्फ इस ब्लॉक में दिख सकता हूँ, ये भी सिर्फ इस ब्लॉक में दिख सकता है। जैसे कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है इनको मैं हटा के यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, मैं सिर्फ इस ब्लॉक में दिख सकता हूँ, मैं भी इस ब्लॉक में ही दिख सकता हूँ। बट हम तो कह रहे हैं आप बाहर दिखो ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग ब्लॉक वेर। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लॉक वेर को प्रिंट करना है। ठीक है, एक ब्लॉक कौन से, एक ब्लॉक वेर है। तो यहाँ पे एरर आ गई, क्या एरर आई, ब्लॉक वेर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं दिखा सकते, सिर्फ अंदर दिखा सकते हैं। जो भी हमारा लेट और कॉन्स से होगा, अगर वो ब्लॉक के अंदर है तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही चलेगा।
ठीक है, वरना तो क्या आ जाएगी एरर। अब बताऊंगी वेर और लेट और कॉन्स्ट किस स्कोप में होते हैं। क्या होते हैं कि वेर, लेट और कॉन्स्ट किस स्कोप में होते हैं। वेर होता है फंक्शन स्कोप में, ठीक है, और जो कॉन्स्ट होता है वो ब्लॉक में यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे यूज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर होस्टिंग। तो अब होस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे होस्टिंग। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं होस्टिंग क्या है, ये एक स्कोप है ये भी, ठीक है, जो हमारा फोर्थ स्कोप है। 3 स्कोप्स हमने पढ़ लिए हैं। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल और फंक्शनल डिक्लेरेशन को उनके स्कोप के ऊपर ले जाया जाता है। मतलब क्या है अभी पढ़ाऊंगी, पहले इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसे होस्टिंग कहते हैं। मतलब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं। ये जो आप लिख रहे हो इनको हम समझेंगे बाद में, पहले इसको कॉपी करके हम अपने यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अपने जावास्क्रिप्ट में इसको हटा के हम यहाँ पर कर रहे हैं पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके एंड यहाँ पे कंसोल पे आके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आया है अनडिफाइंड। मैंने कहा था कि अनडिफाइंड आएगा। अब क्या अनडिफाइंड आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हमें समझना है। अब हमने यहाँ पर लिखा है वेर होस्टिंग, होस्टेड वेर। हमने यहाँ पर ये लिखा, मैंने लिखा मैं होस्टेड किया गया हूँ। उससे पहले जो ये वेरिएबल है हमने कहा कि आप कंसोल डॉट लॉग हो जाओ। अब कोई चीज आपको कैसे प्रिंट होके दिख सकती है जब उसको हमने पहले डिक्लेयर ही ना किया हो, उसको बाद में डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, अनडिफाइंड, और ये हमारा यहाँ पे शो नहीं हुआ। फिर हमने होस्टेड फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन में मैंने लिखा है मैं एक होस्टेड फंक्शन हूँ, जो फंक्शन बाद में बना है और इसको हमने पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या हुआ है यहाँ पर हमारा फंक्शन तो चल गया है बट हमारा वेरिएबल नहीं चला। तो वेरिएबल तो हम ऐसे नहीं दे सकते, बट फंक्शन को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर हमने फंक्शन यहाँ बनाया है, मान लो यहाँ पे मैंने सबसे नीचे फंक्शन बनाया है और मैं उसको ऊपर यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा कॉल। तो फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और जो वेरिएबल है उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते, उसको हम नहीं कह सकते कि आप ऊपर जाके हमें दिख जाओ कि आपके वेरिएबल में क्या स्टोर, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो कहीं पे भी, हम कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकल स्कोप। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे मैंने नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाया, वैसे ही फंक्शंस के फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को देख सकता है। मतलब अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले फंक्शन को देख सकता है और बाहर वाला अंदर वाले को देख सकता है। दिस इज अ लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। ये क्या है, लेक्सिकल स्कोप है। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक आउटर फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने आउटर वेरिएबल बनाया है मैं बाहर वाला हूँ या फिर मैं बाहर हूँ, ठीक है। एक फंक्शन बनाया हमने इनर फंक्शन, जिसमें आउटर वेरिएबल जो है, मतलब कि जो ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर हम उसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम इनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो हमारा ये प्रिंट हो क्या आया है, मैं बाहर हूँ। मतलब अगर आप इसको बाहर एक्सेस करोगे तो क्या करना है, अगर आप इस आउटर फंक्शन को बाहर एक्सेस करोगे तो ये कैसे चलेगा, ये कॉल होगा, हम अंदर जाएंगे, आउटर वेरिएबल में मैं बाहर हूँ, ये है। उसके बाद अगर हम इनर फंक्शन के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे आउटर वेरिएबल कॉल हो रहा है तो वो आराम से हो जाएगा जब हम इनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। मतलब कि आउटर फंक्शन में हमारा आउटर वेर आ जाएगा, मैं बाहर हूँ। तो ये बाहर वाले फंक्शन को भी देख सकता है और अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है। देखो मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इन तीनों में। ग्लोबल स्कोप पूरे कोड को कहीं भी एक्सेस कर सकता है, पूरे कोड में आप वेरिएबल बना लो कहीं भी एक्सेस कर सकता है। फंक्शन स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ब्लॉक स्कोप सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्कोप थे जो आपको याद रखे। इनमें से 3 मेन थे, फंक्शन, ग्लोबल एंड थर्ड कौन सा था अभी मैंने आपको बताया, फंक्शन। ये वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने कहाँ तक का पढ़ा। हाँ, फंक्शन, ब्लॉक, स्कोप, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब क्या करना है, अब मैं कुछ कोड दे रही हूँ उसमें बताना है कौन सा स्कोप है, ठीक है, ये आपको बताना है। फंक्शन स्कोप एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक इफ ट्रू, ये सारी ट्रू है। वेर, मतलब वेर क्या है आपको पता है, कीवर्ड है। इसके अंदर हमने बनाया एक वेर वेरिएबल जिसमें हमने लिखा आई एम वेर। तो ये क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है ब्लॉक। ब्लॉक स्कोप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है वेर आ रहा है, ब्लॉक के अंदर है,
तो इसलिए हमारा ब्लॉक स्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक स्कोप हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आई एम लेट, तो लेट की वर्ड है, यहाँ पे लिखा है लेट वेरिएबल, इसका स्कोप क्या है, इन तीनों का स्कोप क्या है, इन तीनों का स्कोप है हमारा ब्लॉक स्कोप। अब यहाँ पे क्या है, देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग वेर वेरिएबल, तो इसमें क्या प्रिंट होकर आएगा, लाइन डी में क्या प्रिंट होकर आएगा, यहाँ पर लाइन डी में यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा। तो एक बार देखो, इनको मैं आपको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं हटा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो अब आपको एक चीज देखनी है, ये जो ये लिखा हुआ है ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये था हमारा सब बेकार की चीजें, तो इनको यहाँ से हटानी होगी। सो फर्स्ट लाइन हटा देते हैं, फिर यहाँ से हम ये सेकंड एंड ये थर्ड लाइन को हम हटा देंगे। सो इसको ऐसे करके हमें हटा देना है और इसको भी हमें ऐसे करके यहाँ से हटा देना है। अब बताओ, जहां पर लिखा है वेर वेरिएबल, क्या ये हमारा प्रिंट होके आएगा? तो एक बार हम कर लेते हैं इसको गोला है और देखते हैं क्या तीनों ही चलते हैं और क्या वेरिएबल में प्रिंट होके आता है, क्या हमारे इंस्पेक्ट में प्रिंट होके आता है। सो यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया, जबकि हमने क्या किया, यहाँ पर वेर वेरिएबल लिखा, इसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की। इफ ट्रू है और इस फंक्शन के बाहर, मतलब इस फंक्शन के अंदर ही हम इनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं करके दे रहा। चाहे अब इसको दोबारा से गो लाइव करके देख लो, यहाँ पे हमारा, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट, देन इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल पर आ जाती हूँ। सो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा। अब कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं होके आ रहा, देखो एक बार इसको ऑल्ट जेड कर लेते हैं। यहाँ पे वेर वेरिएबल है, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है आई एम वेर, और हम इनको क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, जबकि ये जो है वेर वगैरह ये हमारे इसके नीचे हमें देने ही नहीं थे, इसको बाहर देने थे। तो ठीक है, ये अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको गलत बताया हो, क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया, तो ये कैसे चल जाएगा फंक्शन, आप ही बताओ। ये तो पूरा फंक्शन है ना, और जब तक कि हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। इसीलिए मैं कहती कि हम कुछ छोड़ ना रहे हो, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान से दिखाया और हमें दिख भी गया कि हमें कॉल भी तो करनी होती है ना फंक्शन को, बिना फंक्शन को कॉल किए कैसे देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई एम वेर, सिर्फ आई एम वेर प्रिंट होके आया। अब कैसे, क्या, क्यों हुआ, वो मुझे आपको बताना है। एक बार मैं देख लेती हूँ वेरिएबल, तो देखो ये खुद ही दिख रहा है कि वेर वेरिएबल जो है हमारा ब्लॉक स्कोप, मतलब एक फंक्शन में है हमारा, वेर को हम ब्लॉक फंक्शन में, ब्लॉक में यूज कर सकते हैं और इसमें हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। बट ये जो है ये दोनों हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अब भी मैं इसमें कुछ मिस कर रही हूँ, इसमें कुछ आपको बता नहीं रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और दूंगी, उसका आप बताओगे, इसका भी मैंने आधा ही बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा अच्छी तरीके से इसका आंसर लिख के बताओगे। ये कोड है, इसमें बताना है आपको वेर मैसेज, एक मैसेज बनाया जिसमें मैं लिखा कैसे हो जी, तो इसको मैं बताना है ये कौन सा स्कोप है। वैसे मैं इसको बता सकती हूँ अभी के अभी, बट मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, फंक्शन दे रखा है, इसमें बताना कौन सा स्कोप है, ये कौन सा स्कोप है और ये कौन सा स्कोप है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज दे रखी है और ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। सो अभी आपको बताना है। अब पढ़ेंगे हम फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब कि फंक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका और शॉर्ट तरीका और अच्छा तरीका। कॉन्स्ट वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट वेरिएबल, उसमें एक फंक्शन को डाल दिया जिसमें हमने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन कीवर्ड को। आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो सिंपल ऐसे दे सकते हैं और यहाँ पे ब्लॉक्स लगा सकते हैं, मतलब ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम फंक्शन को डिफाइन तो कर रहे हैं बट उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, बस उसका नेम नहीं लिख रहे। जो नेम हम यहाँ पे देते थे उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, ये बात है। सम का क्वेश्चन कराती हूँ और मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम का क्वेश्चन कराती हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड डिसाइड लिखा हुआ है। बताओ यार क्या क्या लिख देती हूँ मैं अभी। डिसाइड एंड सब्ट्रैक्ट का आप कर लेना। ठीक है, ओके करते हैं चलो। तो क्या करना है, हमें सम का करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। सम का हम ऐसे कर सकते हैं, देखो सिंपल, लेट सम, एक वेरिएबल बनाया लेट सम, या फिर कॉन्स्ट बना लो ताकि हम उसको चेंज ही ना कर पाए। मैं लिखा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स, देन ब्लॉक कोड,
अगर हमें कंसोल डॉट लॉग कराना है तो कंसोल डॉट लॉग, रिटर्न कराना है तो रिटर्न रिटर्न सम कर देते हैं। और सम में हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कंसोल, या फिर सम में हमें सम ही रिटर्न कराना है, नहीं, जो एक्शन हमें परफॉर्म करना है वो लिखना होगा ना, ए प्लस बी। तो मेरी छोटी छोटी गलती यार पकड़ लिया करो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा सम। अब आर्ग्यूमेंट्स में क्या लिखूंगी मैं, क्या ऐसे लिखूंगी, सम 2 और 4 को मान लो मुझे प्लस करना है, 2 और 5 को मैंने लिख दिया 2 और 5, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो ये क्या ऐसे ही वर्क करेगा, बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा। मैंने कहा था कि इसको आप वेरिएबल मान लो, कुछ भी मान लो, फंक्शन का नेम मान लो, और हमने इसको सम में स्टोर कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया, इसको सम में स्टोर कर दिया है, इसलिए हम सम को ऐसे करके भी प्लस कर सकते हैं। सो ये ऐसे वर्क करता है, हमारा छोटा तरीका है, काफी अच्छा तरीका है। सम का मैंने करा दिया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस सबका आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन वे फंक्शन होते हैं, अ, वे फंक्शन होते हैं या तो वे किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में लेते हैं, या वे फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के रूप में लौटाते हैं। मतलब ये एग्जांपल है किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में लेने का। अगर हम किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में ले रहे हैं, सो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, देखना अच्छे से। मैंने एक फंक्शन बनाया मल्टीपल मैसेज। क्या बनाया, मल्टीपल मैसेज। इसमें मल्टीपल मैसेज स्टोर हो सकते हैं। एक फंक नाम का मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो एक फंक्शन है, और एक एन नंबर का। इस एन में मैंने क्या किया, जो ये फंक्शन बनाया था ये तो मैंने चला दिया अपना वन का लूप, और यहाँ पे एक फंक्शन को बार बार कॉल की। क्या की, बार बार कॉल की। इसमें एक दिक्कत है फंक्शन में, देखो इसको मैं अगर कॉपी कर रही हूँ एक एरर आएगी, बहुत छोटी सी एरर होगी, और आपको वो दिख भी जानी चाहिए अगर आप अच्छे खासे मेरे से पढ़ रहे हो तो। सो यहाँ पे आ जाते हैं। अभी क्या हुआ, यहाँ पे एरर भी नहीं आई और कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ, देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमें फंक्शन नहीं लिखना, यहाँ पे हमने जो भी ये फंक्शन बनाया उसका नेम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें उसी फंक्शन को कॉल करनी है जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ग्रीट फंक्शन। और अब हमें यहाँ पे हेलो को प्रिंट करना है। सो यहाँ पे क्या हेलो प्रिंट नहीं हो गया, नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन को कॉल भी करना होगा, मल्टीपल मैसेज को। तो जैसे ही हम मल्टीपल मैसेज को करेंगे कॉल, और यहाँ पे मैं इसको देखूंगी ऐसे करके, सो यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी प्रिंट नहीं हो गया है, तो क्या दिक्कत है यार। अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि फंक्शन, एक तो फंक्शन का देना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, मान लो हेलो लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रीट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रीट, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एन में मुझे कोई नंबर देना है, और यहाँ पे मैं अगर फंक्शन ही लिख दूँ, या फिर ग्रीट 1 कर देते हैं अभी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया है ग्रीट 1, और मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करती हूँ। सो मेरे पास हेलो 2 बार प्रिंट होके आया। अब ये हेलो 2 बार क्यों प्रिंट हुआ है, आप ये मुझे बताओ। जैसे ही मैंने ग्रीट को कॉल की, एक बार तो ये वाला फंक्शन चला, ठीक है, जैसे कि मैं इसको ग्रीट को, चलो मैं हटा रही हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं ग्रीट कर रही हूँ, तब क्या होगा, अभी आप चेक करना। सो यहाँ पे 2 ही बार हमारा क्या प्रिंट होके आया है, 2 बार हेलो प्रिंट होके आया। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं ग्रीट, सिर्फ यहाँ पे लिख दूं मैं 2, तो क्या होगा, आपको एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही होगी कि हम यहाँ पर जब हम ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर लिख देना है ग्रीट, जो से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो लिख देना, और जितनी बार हम प्रिंट कर रहे हैं वो लिख देना है। जब आपने यहाँ पर 2 लिखा, वहां पे 2 लिखा हुआ दिखाई दिया नहीं, आपने 10 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा हुआ दिखाई दिया, मतलब कि 10 बार हमारे पास हेलो प्रिंट होके आया, किसकी मदद से, ग्रिड की वजह से। तो ये जो मल्टीपल फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक, ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन नाम का बना दिया एक ये, एंड यहाँ पर मैंने बना दिया फंक। तो क्या आपको लगता है कि अब चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सो यहाँ पे हमें लिखना है, ये तो आर्ग्यूमेंट के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है जो कॉल होगा, एक एन है जो हमारे नंबर्स को ऐसे करेगा, ये एक फॉर्मेट हो गया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर ये फंक्शन बना दिया। अब हम एक जब भी ये रिटर्न करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन दे सकते हैं, और यहाँ पे हम एक नंबर दे सकते हैं जितनी बार भी हमें प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। सो चीजें समझने वाली होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न सा फंक्शन। आज हम फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे, इसलिए बहुत ही अच्छे से और प्यार से समझना। रिटर्न्स ए फंक्शन,
फंक्शन ऑड इवन टेस्ट, हम चेक करेंगे, ऑड इवन टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर्ग्यूमेंट में रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट ओड होती है तो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा एक फंक्शन की, अगर ओड है तो आपको पता है कि नंबर जीरो नहीं आना चाहिए डिवाइड करते हुए, हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी आ जाए जीरो नहीं आना चाहिए, तो ओड है। और नहीं तो हमारे पास इवन है, अगर जीरो आ जाता है तो, नहीं तो हमारे पास रॉन्ग लिखा हुआ आ जाएगा। एंड चेक हम ऐसे करेंगे कि एक वेरिएबल में मैं डाल रही हूँ ओड इवन टेस्ट, और जिसमें मैंने लिख दिया ओड। अगर ओड आया, अगर ओड आया तो हम क्या करेंगे, पहले इतना काम को हम लिख लेते हैं, ठीक है। इतना जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको हम कॉपी एंड इसको हटा के हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन ओड इवन टेस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में ओड डाला तो ये आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया चेक ओड और इवन टेस्ट में लिख दिया ओड, अगर इफ लिख देती हूँ, अगर हमारा चेक ओड आ जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे चेक ओड 3 को चेक करेंगे, और चेक ओड 7 कि क्या ये ओड है या नहीं, ठीक है। ये चेक करेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो मैंने 7 लिखा, अगर मैं दोनों इस लिख दूंगी यही, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 ही लिख रही हूँ। उसके बाद हम इवन के लिए ही करेंगे सेम वर्क, सेम मैं इवन के लिए कर रही हूँ, तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी एंड वहां पे लिख देती हूँ, मैं पेस्ट कर देती हूँ इसको। अब हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। अभी हमारे पास आ रहा है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा ओड है ट्रू, ये हमारा इवन है फॉल्स, ये हमारा फॉल्स, ये हमारा ट्रू। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है ओड इवन टेस्ट, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए हमारा आ जाएगा फॉल्स। अगर मैं ये लिख दूंगी ना, फॉल्स नहीं आएगा, हमारा रॉन्ग आ जाएगा। तो अभी पूरा कोड मैं आपको समझाऊंगी, पहले मुझे आपको दिखाना था कि कैसे आपका आंसर आएगा। मैंने कहा रॉन्ग आया, ये रॉन्ग क्यों आया, देखो सबसे पहले हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है जिसमें मैंने लिखा ओड इवन टेस्ट। हम इस फंक्शन में चेक करेंगे कि नंबर ओड है या इवन है। ओड और इवन हुआ तो ट्रू फॉल्स प्रिंट होगा, नहीं तो अगर कुछ और हुआ तो हमारे पास रॉन्ग प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दी, रिक्वेस्ट डाल दी कि अगर जो हमारी रिक्वेस्ट है वो ओड आती है तो हमारा ये वाला फंक्शन चल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ये वाला फंक्शन। नहीं तो हमने अगर रिक्वेस्ट डाली और हमारी रिक्वेस्ट में इवन आ गया तो हमारा ये वाला फंक्शन चल जाएगा, नहीं तो रॉन्ग आ जाएगा। अब ये तो फंक्शन बन के तैयार हो गया, इसको तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कुछ तो सोचना था। हमने ये सोचा क्यों ना एक वेरिएबल बना लिया जाए जिसमें हम डालेंगे चेक ओड। हम चेक करेंगे यहाँ पर ओड, ओड इवन टेस्ट में मैंने डाल दिया ओड, ये हमारा फंक्शन है जहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर चेक ओड आ जाता है तो हमारा हम नंबर डाल रहे हैं 3 और 4, ठीक है। और अगर हमारा चेक इवन आ जाता है तो हम डाल रहे हैं नंबर ये। और हमारा अगर क्या होता है कि कुछ भी नहीं आता, हम इसको वेरिएबल वगैरह में डालते और यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे सिंपली, बट सिंपली नहीं था वो, क्योंकि उसमें नंबर भी देना था, तो सिंपली नहीं था, हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है इसको, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर और नंबर्स के लिए भी चेक करूँ सिर्फ इसके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चेक ओड। चेक ओड में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या 7 हमारा, या फिर 9 में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो क्या 9 हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। वैसे हमारा ओड नंबर ये नहीं होता, क्योंकि ये तो 3 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है। ओड नंबर्स वो होते हैं जो खुद से कटते हैं, और या फिर जो अपने आप के टेबल से कटते हैं, या फिर 1 से कटते हैं, वो हमारे ओड नंबर्स होते हैं। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे जिसके हम 0 नहीं आता, ये शायद इसका आ रहा है, ये इवन के लिए ओड के लिए है, सो ट्रू आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया फॉल्स एंड यहाँ पे आ गया हमारा ट्रू। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स्ट में जाके 18 में जाके। अब हमारे आ जाती हैं मेथड्स। जो फंक्शन मेथड्स के अंदर डिफाइन होते हैं उन्हें मेथड्स कहते हैं। एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, एक कैलकुलेटर टाइप बनाते हैं। कुछ कैलकुलेटर आपको पता है कैसा होता है, जिसमें हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो एक कैलकुलेटर होता है जो हम यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन की मदद से, ठीक है। या फिर बिना फंक्शन के तो नहीं बनाएंगे, फंक्शन से ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट कैलकुलेटर इज इक्वल्स टू, एक ब्लॉक बना दिया।
ये क्या है, एक वेरिएबल कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमने एक नंबर दे दिया है और इस नंबर में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लॉन्ग तरीका करते हैं, लॉन्ग वाले को करते हैं। सो हमें कहा है कि सबसे पहले तो आप बना लो कॉन्स्ट। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्स्ट कैलकुलेटर, हमें बनाना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में मैंने एक ब्लॉक बना दिया और एक नंबर दे दिया है, मान लो 50, ठीक है। एक नंबर हमने दे दिया है यहाँ पर 50। क्या यहाँ पे कॉलन लगेगा या सेमी कॉलन? यहाँ पे अभी कोमा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐड। अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन में दो यहाँ पर देंगे हम अपना, जो हमारा होता है क्या बोलते हैं उसको, ए कॉमा बी, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंपल ब्रैकेट्स एंड रिटर्न। कैसे, सिंपल ब्रैकेट्स ये वाले, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपने ए प्लस बी को, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी करना है। कॉमा लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए कर रहे हैं तो सब लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक फंक्शन, फंक्शन में लिखेंगे हम यहाँ पर ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी चाहिएगा। फिर हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगी ए माइनस बी। फिर नीचे आ जाएंगे। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एक फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी ए कॉमा बी, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी ये, फिर रिटर्न करूंगी मैं क्या, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, एक मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमने इतना काम कर दिया है, ठीक है। अब अगर हमें इसको चलाना है कैलकुलेटर को, तो हम कैसे चलाएंगे? इस कैलकुलेटर को चलाने के लिए अब आपके दिमाग में काफी ज्यादा ख्याल आने वाले हैं। क्या ऐसे कर दे, कंसोल डॉट लॉग ऐड, और फिर यहाँ पे लिख दे 3,4, अगर हमारे दो नंबर है 3,5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड इज नॉट डिफाइंड। अब ऐड इज नॉट डिफाइंड क्यों आया, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम लेट कर देती हूँ मैं इसको, मैंने कर दिया लेट, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ऐड इज नॉट डिफाइंड, और जबकि ऐड हमने यहाँ पर दे रखा है, अब ये फंक्शन में नहीं ले रहा इसको, मतलब हमने एक नंबर वेरिएबल बना रखा है जो हमारे पास है, एक नाम है हमारे पास 50। क्या हमने कुछ गलत किया है? यहाँ पे अगर हमने नंबर दे रखा है कुछ भी, और हमने यहाँ पे वैल्यूज को रिटर्न करा रखा है, एक कैलकुलेटर तो बन गया, बट हमारे पे प्लस माइनस कुछ तो करना तो आना चाहिए ना, तो हमारे पे तो कुछ भी नहीं आ पा रहा, तो ये कैसे होगा? अगर हमें कभी भी इसको प्रिंट करवाना होता है, सबसे पहले आपको पता है हमने रिटर्न कर रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम लिखेंगे कैलकुलेटर। जब भी हम की वैल्यू पेयर की बात करते हैं तो हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। अब लिखेंगे ऐड, अब करेंगे यहाँ पर 3,4, अगर 3,4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट हैंड तरीका मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। कॉस्ट कैलकुलेटर, यहाँ पे कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे ऐड लिख के और ये लगा दो। क्या है ये हमारे हैं ए कोमा बी, इनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर, वेरिएबल, इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे हम ऐसे करके इनको कर सकते हैं। ये हमारा था जो मैंने मुझे आपको बताना था। अब मैं देती हूँ आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो आपको खुद करने हैं, इजी ही है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन लिखे जिसका नाम ग्रीट हो, ठीक है, जो एक नेम को पैरामीटर के रूप में लेता हो और उसको एक मैसेज रिटर्न करके देता हो। आंसर भी दे रखे हैं तो अच्छे से कर लेना, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अब सारे तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगी नहीं। और एक फंक्शन है, ये भी आपका क्वेश्चन है, बस इतने ही हैं अभी तो, ठीक है। इतने ही बहुत हैं, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आप समझ लो फंक्शन को आधा तो सीख ही गए, आधा क्या, अधिकतर आप पूरा ही सीख गए हो, ठीक है। बस इतने ही बहुत है। कुछ चीजें और बची है, वे करते हैं, कुछ फंक्शन से रिलेटेड है, कुछ बिना फंक्शन से रिलेटेड है, देन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एक जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड होता है, दिस, ठीक है। अब ये दिस थोड़ा अलग है, ये वो वाला दिस नहीं है जो आप करते हो अपना, ये वो वाला दिस नहीं है। दिस कीवर्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करता है जो करंट में चल रहे कोड का हिस्सा है। क्या करता है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं करंट में ये वाली, अब आप मान लो दिस हो, ठीक है, आप दिस कीवर्ड हो, दिस कीवर्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट की, मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो आप
इस कीवर्ड की ओर इशारा कर रहे हो जो करंट में चल रहा है। मैं करंट में वीडियो बना रही हूँ, तो आपका मेरे ऊपर ध्यान है, मतलब आपका वीडियो के ऊपर ध्यान है, इस वाली वीडियो के ऊपर ध्यान है जो करंट में चल रही है, उस वाली वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं है। ऐसे ही दिस कीवर्ड का है। अगर सिंपल दिस की बात करें, मतलब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अगर आप कंसोल डॉट लॉग दिस करोगे तो आपके लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगी। देखो सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत। यहाँ पे क्या लिखना है, अगर मैं सिंपल बस एक कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ, किसको, दिस को, ठीक है, जिसको मैं देखना चाहती हूँ कि दिस है क्या, तो यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगी, जिस विंडो ऑब्जेक्ट में काफी सारे फंक्शंस होंगे, कुछ वैल्यूज होगी, कुछ यहाँ पे नल होगा, कुछ मतलब बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता भी नहीं है क्या क्या है। ठीक है, तो एक विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होती है अगर आप सिर्फ दिस की बात करें, खाली सिंपल दिस की बात करें तो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मेथड की। जब आप किसी ऑब्जेक्ट मेथड में दिस यूज करते हो तो ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मतलब जैसे कि एक क्या है, ये एक फंक्शन है, एग्जांपल है आपका, एक कॉन्स्ट करके आपने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर नेम दे दिया जोहन, और इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल किया, उसमें लिख दिया दिस डॉट नेम। अब इस दिस डॉट नेम में कौन सा नेम प्रिंट होके आएगा, आप मुझे ये बता दो। सिंपल सी बात है, आप सोच रहे होंगे नेम तो इसमें एक ही है, जोहन, यही प्रिंट होके आ जाएगा। चलो, आपने बिल्कुल सही सोचा कि जोहन प्रिंट होके आएगा, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे जाके देख भी लो, आपके लिए जोहन ही प्रिंट होके आया। बट आपको एक चीज नहीं समझ में आई, मैंने क्या कहा, दिस। दिस वो चीज है यहाँ पर जो करंट में क्या चल रहा है, आपका पर्सन वाली वेरिएबल चल रहा है, फंक्शन के अंदर कॉल हो रही है, तो ये दिस जो है ये एक पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इस ऑब्जेक्ट में हमने कहा दिस का नेम, इस ऑब्जेक्ट का नेम, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या है, जोहन है, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा वर्क करता है, ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। एक होता है फंक्शन कॉन्टेक्स्ट। एक सिंपल फंक्शन में दिस का यूज इस बेस पर होता है कि फंक्शन कैसे कॉल किया गया है। अब ये फंक्शन आपने ऐसे कॉल किया, यहाँ पे लिखा फंक्शन शो, और यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग में दिस को कॉल कर दिया, आपके पास विंडो ऑब्जेक्टिव प्रिंट होगी, आप लिख के ले लो कैसे। यहाँ पे मैं ये प्रिंट हटा देती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सो इसको मैं देखती हूँ यहाँ पर, यहाँ पे आपको विंडो ऑब्जेक्टिव प्रिंट होकर दिखी, क्यों दिखी, देखो मैंने क्या कहा है यहाँ पर, अच्छे से पढ़ते हैं आप, कि एक सिंपल फंक्शन, सिंपल की बात हो रही है ना, सिंपल में मैंने क्या बताया था, दिस। जब सिंपल फंक्शन में दिस का यूज इस बेस पर होता है कि फंक्शन कैसे कॉल किया गया है, ये मतलब ये भी फंक्शन था जो हमने पहले लिखा है, यूं तो ये भी फंक्शन था, बट ये अलग तरीके से कॉलिंग हो रही है और ये अलग तरीके से कॉलिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई। ये भी विंडो ऑब्जेक्ट दिखाएगा, देखो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। अब ये होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब एक होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस का यूज करते हो, जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस का यूज करते हो तो ये न्यू बनाए गए ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, क्या करता है, न्यू बनाए गए ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मतलब देखो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बनाया पर्सन और इसके अंदर वेरिएबल डाल दिया नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, जो भी नेम हमने यहाँ पर लिखा वो प्रिंट करके दे दो, और जोहन का नेम। सो आप इसमें क्या हो जाएंगे, आप इसमें थोड़ा सा बिचल जाओगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है। सो मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया है पर्सन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है नेम। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे इसको पी कर देती हूँ स्मॉल, ठीक है, पर्सन लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे भी मैंने पर्सन लिख दिया है। सो पर्सन और पर्सन, तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोहन प्रिंट होके आया, ठीक है, मेन यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया, आपका जोहन प्रिंट होके आया है। तो काम कैसे हो रहा है यहाँ पर, आप वो समझते हैं। एक फंक्शन लिखा, यहाँ पे लिखा पर्सन, ठीक है, इस फंक्शन का नाम है पर्सन। अब इस फंक्शन में मैंने लिखा नेम और दिस डॉट नेम, तो दिस क्या है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन पर, इस ऑब्जेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर दिस का। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम तो इसलिए यूज हो रहा है हमारा क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो ये दिस नेम है। अब दिस क्या है और नेम क्या है, देखो हमने यहाँ पे एक जोहन नाम का बना दिया है वेरिएबल, जिसके अंदर हम न्यू पर्सन ऐड कर रहे हैं और हमने नाम लिख दिया है जोहन। अब कंसोल डॉट लॉग में हम कर रहे हैं जोहन डॉट नेम। देखो अगर मैं यहाँ पे न्यू पर्सन में लिख दूं, मान लो आंचल लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैं अब इसको देख रही हूँ,
एक बार इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक बार गो लाइव कर लेते हैं। अभी हम नए न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, नई नई तरीके करके देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं कर दी हूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पर जाकर कंसोल पर आई, क्या प्रिंट हुआ, आंचल प्रिंट हुआ, जबकि मैंने यहाँ पर लिखा है जोहन डॉट नेम। ठीक है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, आंचल। जोहन क्या है, जोहन जो ये है आपका, आप ये देख रहे हो, यहाँ से हम इस आंचल को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, मान लो मैंने लिख दिया इसका नाम नेम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जोहन डॉट नेम, तो मेरे पास एरर आएगी। क्या एरर आई, जोहन इज नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेम का नेम, मतलब कि नेम डॉट नेम में लिख सकती हूँ यहाँ पे। अगर मैं नेम डॉट नेम लिखूंगी तो आचल, मेन रोल किसका है यहाँ पर, इसका। यहाँ पर आप जो भी नाम दोगे वो नाम प्रिंट होगा, और दिस डॉट नेम, यहाँ पे हम वो नेम देंगे जो हमने वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा। अब एक लास्ट होता है हमारा एरो फंक्शन के लिए, पर अभी एरो फंक्शन हमने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आएगा। जब हम एरो फंक्शन को पढ़ेंगे अभी, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो पहले हम एरो फंक्शन ही समझ लेते हैं क्या होता है। सो एरो फंक्शन हमारा होता है जावास्क्रिप्ट में, एरो फंक्शंस एक सिंटैक्स है। क्या है एरो फंक्शन, एक सिंटैक्स है। जैसे कि हमने काफी सारे अभी तक की सिंटैक्स पढ़े, सारे सिंटैक्स ही होती है, फंक्शन को लिखने का तरीका, इफ एल्स को लिखने का तरीका, लूप्स को लिखने का तरीका, देन और चीजें, मतलब वेरिएबल्स को लिखने का तरीका सब एक सिंटैक्स ही है। ठीक है, जो ES6 मतलब ECMA स्क्रिप्ट 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अंदर जो हमारा ये है, जो हम पढ़ेंगे अभी, एरो फंक्शन। ठीक है, ये कोड को काफी छोटे करके लिखने में फायदा देती है हमारे एरो फंक्शन। ये तो एक सिंपल फंक्शन है जो हमने बनाना सीखा था, फंक्शन, फंक्शन का नेम, उसके अंदर पैरामीटर, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। एरो फंक्शन से हम एक ही लाइन में काम कर सकते हैं ऐसे करके। सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल देखो, अगर हमें ऐड का काम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐड, फिर लिखूंगी मैं इजिकल्स टू, फिर मैं लिखूंगी ए कोमा बी, मतलब कि मैं दे रही हूँ पैरामीटर, फिर यहाँ पे एरो लग जाएगा। और इस एरो में जो हमें काम करना है सिंपल, हम वो काम यहाँ पर दे सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं अगर इसको जाके देखूंगी तो अभी तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अगर मैं इसको जाके कॉल करती हूँ और मैं लिखती हूँ 2,3, तो क्या होगा यहाँ पर, हमें यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा ये, ठीक है, इसके अंदर एरो लगा दिया और हमने कर दिया ए प्लस बी, तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऐड, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं 2,3 का ऐड करना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी के लिए हम कंसोल पर कर रहे हैं चीजें, इसलिए आपको लग रहा है कि हमें कंसोल में ही क्यों कर रहे हैं। जब आप डोम सीख जाओगे ना तो आप काफी सारी चीजें खुद से ही करने लगोगे, खुद से ही सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो कितना छोटा कोड हो गया, मतलब पहले हम 5 लाइनों में एक कोड को लिखते आ रहे थे, फिर हमने उसको 2 लाइन में कन्वर्ट किया, और अब तो सिर्फ एक ही लाइन हम लिख रहे हैं जिसमें हम अपने कोड को लिख पा रहे हैं। हमारा कोड ऐसा होना चाहिए, कम लाइंस में हो, ज्यादा चीजें परफॉर्म कर रहा हो। हमने फॉर लूप सीखा था, तो वो ऐसे हमने देखो कंसोल डॉट लॉग करके तो काउंटिंग टेबल प्रिंट नहीं करवाए। हमने क्या किया, हमने फॉर लूप को यूज किया, जो हमारा 1000 लाइंस का, हमारा लैक्स लाइन का काम सिर्फ हमारी हर बार 3 लाइनें ही हमारा काम कर रही थी, हर बार हमारी 2 लाइनें ही काम कर रही थी। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा ही कोड लिखना पड़ता है, जब हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एरो फंक्शंस में दिस क्या है। मैंने अभी बताया था ना, दिस फंक्शंस एरो फंक्शन में भी होता है। उससे पहले एरो फंक्शन सीखने पड़ेंगे। एरो फंक्शन को सीख लिया है तो अब हम दिस सीखेंगे, एरो में दिस का क्या काम है। एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता। ठीक है, इन्हें मेथड्स के रूप में या कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज किया जाता है। अब ये है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पर्सन लिखा, सेम वही चीज है जो हमने पहले की थी। और हम इसको देखते हैं कि ये नेम को कैसे प्रिंट करवाता है। यहाँ पे जाके मैं इसको ये हटा दूंगी एरो फंक्शन को, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम है, और एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, हमारा प्रिंट करवा रहा है दिस डॉट नेम। और इसको हम यहाँ पे आगे देख पा रहे हैं, तो ये तो कुछ प्रिंट ही नहीं कर पा रहा। अगर हम यहाँ पे पर्सन लिखें, और पर्सन में यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे हमने पहले किया था, एक सेकेंड हम पहले जाके देखते हैं हमने किया क्या था। हमने कॉल की थी से नेम को, है ना, तो एक बार हमने जाके देखना होगा कि हमने किया क्या था। हम आ जाते हैं फंक्शंस पर, जहाँ पे हमने दिस का यूज किया था, ये रहा। इसमें हमने लिखा पर्सन के अंदर का ग्रीट को कॉल कर रखा है। ऐसे ही हम यहाँ पे पर्सन के अंदर के से नेम को, मतलब कि से नेम क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन, इसको कॉल करेंगे।
और अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। क्या प्रिंट हुआ? खाली प्रिंट हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूं तो क्या प्रिंट होगा? तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो दिस है यहाँ पे अलग तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आ जाती हूँ दोबारा यहीं पर। आपको क्या लग रहा है? आंचल प्रिंट होगा? मैंने जैसे कि अभी करके दिखाया कि आंचल यहाँ पे लिखा हुआ है, पर नहीं, अनडिफाइंड प्रिंट होगा या कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा दिस डॉट नेम है उसने हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने पर्सन में दिस में ये नेम को प्रिंट कर देगा, बट यहाँ पे एरो फंक्शंस में सारी चीजें अलग तरीके से वर्क करती हैं। सो हम नेक्स्ट पर आ गए हैं। एरो फंक्शन से कुछ क्वेश्चन करते हैं। सम निकालना है टू नंबर्स का, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया था। ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यूब निकालनी है किसी वैल्यू की तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और पावर निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं। सारी चीजें मैं करके दिखाती हूँ। सम वाला करते हैं सबसे पहले। सम वाला तो अभी हमने किया भी था, बट एक और अलग तरीके से करके दिखा देती हूँ। सो मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट एड। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? दो वेरिएबल्स मैंने लिख दिया a कॉमा b। एरो फंक्शन ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ मर्जी है, ब्रैकेट लगा के हम कंसोल कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ मैं a प्लस बी, तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ a प्लस बी। और जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो अब a प्लस बी को मतलब कि ऐड करके मुझे यहाँ पे लिखना होगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 और 0 को प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 ही आ जाएगा। अब मैंने क्या था क्वेश्चन? क्यूब वाला क्वेश्चन था। सो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यूब। क्यूब में आपको पता है कि हमें एक ही पैरामीटर की जरूरत होगी, उसका नाम हम रख लेते हैं n। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग कराना है n इंटू n इंटू n को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लो एक नंबर दे रही हूँ मैं 2, और 2 का क्यूब हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एड इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कर देना है क्यूब, क्योंकि क्यूब में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं। सो यहाँ पे 8 आ गया है। जब आप 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 के ऊपर 3 लिखते हो ना पावर में, ऊपर इसके सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में, तो वहां पर होता है आपका 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। और आप इसको रिटर्न करके भी लिख सकते थे। अब एक हमारा होता है पावर ऑपरेटर, तो हम पावर ऑपरेटर को कैसे करते हैं? यहाँ पर हम करते हैं a की पावर 2 अगर लिखनी होती है तो a इंटू इंटू बी। ठीक है, तो a के पावर अगर b करनी होता है तो इंटू इंटू मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वहां पर क्या लग जाता है? पावर लग जाती है। तो ऐसे हम ये वाले क्वेश्चन एरे पैरामीटर से कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले ये देखते हैं, इस वाले नोट्स में कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, अब ये देखो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे फंक्शन, एक इम्प्लीसिट एरो फंक्शन, एक एक्सप्लिसिट एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, आपको याद रखना है, इम्प्लीसिट एरो फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट एरो फंक्शन। समझते हैं पहले इम्प्लीसिट एरो फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट एरो फंक्शन में फंक्शन का बॉडी कंसिस्ट होता है, मतलब पहली बात तो इसमें इसमें कोड को बहुत छोटा होता है, जिसमें जो कोड होता है ना वो बहुत छोटा होता है। अगर हम इम्प्लीसिट की बात करते हैं तो अगर फंक्शन का बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो क्यों कर्ली ब्रेस को और कीवर्ड की नीड होती है इसमें। देखो जैसे कि ये है, ये क्या है? कॉन्स्ट है, जहां पे हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट, ये क्या है? हमारा कीवर्ड। ये क्या है? हमारा ऐड। ये क्या है? एक फंक्शन वेरिएबल। ये क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट। और ये क्या है? हमारा a प्लस बी। मतलब कि एक लाइन में छोटा कोड लिख रहे हैं, छोटा कोड लिख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? बॉडी में एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं बिना कर्ली ब्रेसिस के, और रिटर्न कीवर्ड वगैरह की कुछ नीड नहीं है, कंसोल डॉट लॉग वगैरह कुछ नहीं किया। सिंपल हमने ये एक लाइन में लिख दिया है कोड को। इसको हम इम्प्लिसिट टाइप बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें अगर फंक्शन का सिर्फ एक पैरामीटर होता है, क्या होता है? इसमें सिर्फ फंक्शन का एक पैरामीटर होता है, तो हम क्या करते हैं? पैरेंथेसिस की भी नीड नहीं होती। अगर हमने इसको और छोटा करना हो और हमने जैसे कि n वाला करा, तो उसमें हम ऐसे भी कर सकते थे, हम ब्रैकेट ना लगा के, पैरेंथेसिस ना लगा के सिर्फ n लिख सकते थे और सिर्फ मल्टीप्लाई वाली चीजें कर सकते थे। तो हमें कुछ इतना झोलमाल करने की जरूरत नहीं थी, इसमें सिर्फ एक ही लाइन में हम ये कोड कर सकते थे। ठीक है, अब समझते हैं एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट एरो फंक्शन में फंक्शन का बॉडी वर्बस होता है, मतलब, और इनमें अभी बताती हूँ उसका मतलब, और इनमें कर्ली ब्रेसिस और रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे इसमें ज्यादा छोटा कोड नहीं होता, इसमें फंक्शन को लिखने के लिए ज्यादा लाइन की नीड नहीं होती। जैसे कि हमने ये लिखा,
ठीक है, यहाँ पे ना तो इतना बड़ा ही कोड हो रहा और ना इतना छोटा ही कोड हो रहा, बस इतना है कि आप उसमें रिटर्न करवा पा रहे हो, आप इसमें कंसोल करवा पा रहे हो, ये चीजें आप करवा पा रहे हो। जैसे आपको पता है ऐड का मैंने इस तरीके से आपको अभी करके दिखाया था। ठीक है, इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज हो रहा है, इसमें पैरेंथेसिस लग रहा है, इसमें सारी चीजें होती है। इसमें फंक्शन का स्ट्रक्चर बहुत साफ होता है, बिल्कुल साफ है, देखो हर चीज आपको साफ दिख रही है, ब्रैकेट्स है, रिटर्न कीवर्ड है, प्लस माइनस सब आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है। खासकर जब फंक्शन का बॉडी बड़ा होता है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है तो इसको हम एक्सप्लिसिट कह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब काफी अच्छी चीजें आ रही हैं आपकी जो आपको अभी करनी है। तो यहाँ पे है, अब बात करेंगे हम सेट टाइम आउट की। सेट टाइम आउट क्या होता है? एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो ऑलरेडी डिफाइन है। इससे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, पहले इसको लिखने का तरीका समझते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। सेट टाइम आउट, इसमें हम एक फंक्शन देते हैं और यहाँ पर हम सेट टाइम आउट देते हैं, टाइम आउट देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सेट टाइम आउट और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक एरो फंक्शन जिसको मैंने खाली छोड़ दिया, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए। इसको मैं एक बार आपको कॉपी करके दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद इसको मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए किस काम की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई मैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या दिख रहा है, नॉट डिफाइंड, तो सेट टाइम आउट को हम सही तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे आउट को मैं ओ कर देती हूँ और यहाँ पे एस को स्मॉल कर देती हूँ। सो अब हम एक बार देखते हैं कि क्या ठीक है, अभी भी ये गलत दिखा रहा है और आउट का ओ भी हम स्मॉल कर देते हैं क्योंकि सेट टाइम आउट एक साथ ही है। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम अभी वेट कर रहे हैं, 1 सेकंड बाद मतलब 4 सेकंड बाद आपका लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट होके आया है। तो यही आपका सेट टाइम आउट करता है। हम यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है खुद से बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेट टाइम आउट। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, एरो फंक्शन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लिखना है सेट टाइम आउट, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर एक और ब्रैकेट लगाना है, फिर यहाँ पे एरो बना देना है, फिर यहाँ पे ये वाला कर्ली ब्रेसेस वाला क्या बना देना है, आपको ब्रैकेट बना देना है। इसके अंदर जो भी प्रिंट करना है वो आप कंसोल डॉट लॉग में लिख सकते हो। मान लो कंसोल डॉट लॉग में मुझे आंचल प्रिंट करना है। ठीक है, अब मान लो 10 सेकंड बाद आपको आंचल प्रिंट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप जो कर्ली ब्रेसेस है ना उनके बाद आपको कोमा लगाना होगा। मान लो 10 सेकंड में करना है, जितनी भी सेकंड में करना है आपको उसके लिए अच्छे से करना होगा। मतलब अगर आपको 4 सेकंड करना है तो यहाँ पे 4000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड कितने के बराबर होती है हमारी, 1000 मिली सेकंड के बराबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, मिली सेकंड को लिखते हैं, इसलिए लिखा जाता है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लाइफ टाइम और आंचल एक साथ प्रिंट हो गया, क्यों, अभी ये 4 सेकंड बाद ही हमने लिखा। अगर मैं यहाँ पे 10,000 कर दूं और अब यहाँ पे मैं बैठ के वेट करूं कि ये कब प्रिंट होगा, तो 4 सेकंड बाद तो हमारा लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट हो गया और 10 सेकंड बाद हमारा आंचल प्रिंट होके आ जाएगा, जो हमारा प्रिंट होके आ भी गया। तो ये सेट टाइम आउट करता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, अगर इस फंक्शन से पहले हम लिख दें यहाँ पर हाई, तो क्या होगा, क्या ये सारी चीजें साथ में प्रिंट होगी? नहीं, हाय आपके पास प्रिंट होके आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले, ये भी 4 सेकंड बाद ही प्रिंट होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर सेट टाइम आउट फंक्शन का क्या ही मतलब होगा अगर ये पहले प्रिंट हो जाएगा तो। इसलिए ऐसे वर्क करता है। नीचे लिखा हुआ है 1000 मिली सेकेंड इजिकल्स टू 1 सेकेंड, यही बात मैंने आपको बताई है। मिली एमएस मतलब मिली सेकेंड होता है और एस मतलब सेकेंड होता है। ऐसे ही एक होता है हमारा सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या होता है हमारा, सेट इंटरवल में हम देते हैं एक फंक्शन, एक देते हैं हम इंटरवल, बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। क्या चेंज होता है इसमें, इसमें क्या होगा, लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट होता चला जाएगा। देखो जैसे कि मुझे यहाँ पर देना है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट। ठीक है, एक बार इसको मैं हटा लेती हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर बैठे रहना है। ठीक है, लाइफ टाइम कोडिंग प्रिंट हुआ, फिर 2 सेकंड का वेट किया, फिर लाइफ टाइम कोडिंग, फिर लाइफ टाइम कोडिंग। मतलब अब मैं जब तक कि इसे खोल के बैठे रहूंगी पेज को, ये प्रिंट होता रहेगा। हर 2 सेकंड बाद ये हमारी संख्या यहाँ पर काउंटिंग हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा सेट इंटरवल करता है। ठीक है, अगर रोकना हो तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्लियर इंटरवल, और इसको एक आईडी दे सकते हैं, जहाँ पे हम क्लियर इंटरवल करके यहाँ पे आईडी दे सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। ये काम आप करके देखोगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो एक बार तो जरूर प्रिंट होना चाहिए उसके बाद रुकना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप खुद से भी एक आध क्वेश्चन बना के
कर सकते हो, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का। ठीक है, काफी ज्यादा आसान आसान क्वेश्चंस आप कर सकते हो। खुद से अपना नेम प्रिंट करा लो, अपनी मदर का नेम प्रिंट करा लो, फादर का नेम प्रिंट करा लो, टीचर का नेम प्रिंट करा लो। और अगर आपका कोई चैनल है तो उसका नेम प्रिंट करवा लो, या फिर मेरी चैनल का नेम प्रिंट करवा लो। ये आप करके देखना खुद से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि फंक्शंस के बाद अभी हमारे एरे मेथड्स खत्म नहीं हुए हैं। फंक्शंस के बाद हम थोड़े से एरे मेथड्स को और करेंगे जो हमारे फंक्शन से रिलेटेड ही होंगे। तो इसलिए मैंने आपको रोक के रखा था कि एरे मेथड्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, पहले फंक्शंस पढ़ लो, उसके बाद हम एरे मेथड्स को पढ़ेंगे जब आपके एरे मेथड्स कंप्लीट होंगे। तो आज हम यहाँ पे एरे मेथड्स को भी कंप्लीट कर रहे होंगे, जो हमारे रह गए थे उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा ये लंबा लेक्चर हो जाएगा बट कोई बात नहीं, पढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा। फिर आपके डॉम भी तो स्टार्ट हो जाएगा, और डॉम आपको पता ही है कितनी अच्छी चीजें होती हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा आज ही। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एरे मेथड्स में फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, फॉर ईच मेथड बोल दो उसको, काफी फॉर ईच मेथड बोलते हैं, और काफी अच्छा मेथड है, इसको बहुत ध्यान से समझना। हर लैंग्वेज में ये आता जा रहा है, जावा में भी अभी थोड़े टाइम पहले आया था, काफी अच्छा है। ठीक है, हम इसको एक ऐसे लूप की तरह समझ सकते हैं जो एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है। मतलब अभी हैंग हो गए हो क्या, तो थोड़ा आराम से समझो। हम इसको एक ऐसे लूप की तरह समझ सकते हैं, क्या एक लूप की तरह समझ सकते हैं जो एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है। एरे है, इनके हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है। कैसे करता है, सपोज हमारे पास एक फ्रूट्स का एरे है, ये रहा हमारा एरे, सपोज क्या दिख ही रहा है हमें। ठीक है, हम फॉर ईच मेथड का यूज करके फ्रूट का नेम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये एक लूप की तरह मान लो, फ्रूट्स के ऊपर हम फॉर ईच लूप लगा रहे हैं। इस लाइन का मतलब तो ये हो गया फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में मैं आप पे क्या दे रही हूँ, जैसे कि हमारा फ्रूट्स है, फ्रूट्स में हम यहाँ पे इसका सिंगुलर लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट, और मैं कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ फ्रूट को। तो ये एक, पहले एक के पास जाएगा, एक फंक्शन अप्लाई करेगा, फ्रूट एप्पल प्रिंट करा देगा। दूसरे फंक्शन के पास जाएगा, बनाना प्रिंट करा देगा। तीसरे के पास जाएगा, मैंगो प्रिंट करा देगा। तो लूप वाला काम करेगा। तो एक बार हम इसको करके भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में मैं एक एरे बना रही हूँ जिसमें मुझे काफी सारे देने हैं एरेज। यहाँ पे एप्पल दे रही हूँ, बनाना दे रही हूँ, देन यहाँ पे मैं ऑरेंज दे देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं ऑरेंज के बाद दे रही हूँ पपाया दे देती हूँ, फिर मैं पाइनएप्पल दे देती हूँ। तो ऐसे मैंने कुछ यहाँ पे फ्रूट्स दे दिए हैं, इन पे मैं फॉर ईच लूप अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, सबसे पहले फॉर ईच लिख दे क्या, नहीं, अभी मैंने बताया था जिस भी एरे पर जिस पे भी हमें अप्लाई करना है उस वेरिएबल का नेम डॉट फॉर ईच, जो हम जिसका हम बात कर रहे हैं वो, और यहाँ पर हमें लिखना होगा एक फंक्शन, जो हम फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमने यही कर रखा है कि यहाँ पे हमने फंक्शन दे रखा और फंक्शन में हम फ्रूट लिखेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ फ्रूट, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिखूंगी कि कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख रही हूँ कि जो भी हमारा फ्रूट है वो हमें प्रिंट कर करके दे दो आप। तो यहाँ पे हमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल ऐसे करके दिख जाएगा। एप्पल की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक कर लेना, डबल पी आएगा। ठीक है, तो पांचों एप्पल हमें एक एक करके प्रिंट करके दे दिए, जैसे हमारे क्या दे देते 1 2 3 4 करके दे देते थे फॉर लूप। तो ऐसे ही हमारा फॉर ईच लूप हमारा वर्क करता है। इसमें फॉर ईच मेथड एरे के हर एलिमेंट फ्रूट पर फंक्शन अप्लाई करता है और उस फ्रूट का नाम प्रिंट कराता है और दे देता है। वही काम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, हम एक नंबर है हमारे पास जिसका नाम है एरे। ठीक है, मतलब इसका नाम है नंबर्स। तो ये एरे लेते हैं हम, और हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। ठीक है, क्या करना है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 2 या फिर यहाँ पे लिखते हो 1 3 4 6। तो ऐसे करके मैंने नंबर्स नाम की एरे ले ली। इस नंबर्स में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच में मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैंने लगा दिया नंबर्स में फॉर ईच लगाया, उसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ। ठीक है, फंक्शन में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इसका नाम क्या दे रही हूँ मैं, नंबर। एक सिंगुलर लिखेंगे, हम एक एक के पास जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि कंसोल डॉट लॉग, आपको क्या करना है, हर नंबर में
2 से मल्टीप्लाई करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे। तो 2 6 8 12 आया, जबकि हमने क्या लिखा था 1 3 4 6। 1 में 2 की मल्टीप्लाई करी 2, 2 में 3 की करी 6, तो 2 6 आ रहा होगा पहले तो। ठीक है, 2 6 फिर 8 आ रहा है, 4 में 2 की करी 8 और 6 में 2 की करी 12, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है और मैंने आंसर भी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद है एक एरे है कंट्रीज। ठीक है, इसमें भी आपको सेम करना है, बस इसमें अपर केस लगा देना है, तो इनको सबको अपर केस में कर देना है। ये काम आप खुद से करोगे। ठीक है, एरेज विद ऑब्जेक्ट के साथ, एरेज ऑब्जेक्ट के साथ, अब ये हमें करना है कि एरे को हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इसमें ईच लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। ये एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे हम बना सकते हैं वो हमें देखना होगा। तो देखो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट ए आर आर इज इक्वल्स टू एर इज इक्वल्स टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनानी है, तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। नेम क्या है, नेम है आंचल। ठीक है, नेम है आंचल और यहाँ पे मान लो मुझे लिखने हैं मार्क्स। मार्क्स में लिख रही हूँ यहाँ पर मार्क्स 34। ठीक है, ऐसे करके लिख दिए, कॉमा लगा दिया। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नेम है यहाँ पर क्रिश। तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा, नेम है यहाँ पर क्रिश और क्रिश के मैं नंबर लिख देती हूँ यहाँ पर, मैंने तो अपने 34 दिए हैं और मैं यहाँ पर कर देती हूँ मार्क्स 60। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पे फॉर ईच लूप लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं कि एरे एरे डॉट, एक बार देखते हैं इसको जाके, है ना, मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है आपको नोट्स में, यहाँ पे लिख रखा है एरे पर फॉर ईच लूप लगा रहे हैं और पर स्टूडेंट पर हम एक लगा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरे डॉट, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर ईच, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब ऐसा नहीं है हर बार सिंगुलर ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं एक फंक्शन, इस फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारी मर्जी होती है। ठीक है, अब मान लो मैंने इसका नाम दे दिया है स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, सॉरी मुझे यहाँ पे ये नहीं करना था, मैं थोड़ी सी, स्टूडेंट इसके अंदर लिखा जाएगा जैसे हम फ्रूट्स को लिख रहे थे ना, ऐसे ही हमारा यहाँ पर स्टूडेंट लिखा जाएगा। और कंसोल में अब हम प्रिंट करवा रहे होंगे, क्या प्रिंट करवा रहे होंगे कि स्टूडेंट है जो उनके मार्क्स को हमें प्रिंट करवाना है। तो जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट मार्क्स, हमारे पास क्या हुआ 34 और 60 प्रिंट होके आ गए, दोनों के मार्क्स प्रिंट होके आए। और यहीं पर मैं लिख दूं स्टूडेंट 2 के मार्क्स, तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट 2 इज नॉट डिफाइंड, सिर्फ स्टूडेंट डिफाइन है। बट हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं लिखूं स्टूडेंट 1, मतलब कि ऐसे करके लिख दिया मैंने, तो मेरे पास क्या है कि मार्क्स नॉट रीडिंग है, मार्क्स को रीड ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसे नहीं कर सकते हम। अगर हमें स्टूडेंट 2 के मार्क्स चाहिए तो हम यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करके भी लिख देती हूँ, आपको लगेगा कि अब भी प्रिंट हो गया जाएगा, नहीं, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया आएगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिख रखा है, तो ऐसे नहीं आप प्रिंट करवा सकते, दोनों के मार्क्स को आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो दोनों के आपको मार्क्स प्रिंट होके दिख जाएंगे अगर आप ऐसे करवाओगे तो। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने अभी लिख के दिखाया है स्टूडेंट 2 मार्क्स, और यहाँ पे मैंने ये हटा दिया। सो ये ऐसे प्रिंट नहीं करके देगा, ये एरे बता देगा आपको, एरर बता देगा स्टूडेंट 2 डिफाइन नहीं है। और जबकि आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो कि ऐसा मैंने कहीं लिख रखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, यहाँ पे कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत है आपका लिखने का तरीका। स्टूडेंट के मार्क्स आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स के नेम आप देख सकते हो, वो आपको देखने के लिए मना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप नेम भी देख सकते हो, मार्क भी देख सकते हो, अगर कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन होती तो वो भी आप देख सकते थे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं हम मैप मेथड पर कि मैप मेथड हमारा कैसे वर्क करता है। अब हम करते हैं मैप मेथड का। तो ये एक एरे के हर एलिमेंट पर एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करता है, एक प्रोवाइडेड फंक्शन होता है, एक दिया हुआ फंक्शन होता है, वो ये अप्लाई करता है। ठीक है, और उसका रिजल्ट नया एरे रिटर्न करता है, क्या करता है, नया एरे, न्यू एरे रिटर्न करता है। ये मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि न्यू एरे रिटर्न करता है। जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर्स नाम की एरे बनाई हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे एक डबल नंबर करने हैं हमें, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उन पे हमने मैप मेथड लगाया, और इस फंक्शन में जैसे हम अपना फॉर ईच कर रहे थे सेम हमने वैसे ही लिखने का तरीका किया, और यहाँ पे नंबर को डबल करने के लिए किया। सो अगर मैं ये चीज करती हूँ,
ठीक है, मैं इसको कॉपी करके आपको करके दिखाती हूँ कि क्या ये सेम वर्क करेगी दोनों चीजें, क्या ये अलग वर्क करेंगी। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ। सो मेरे पास एक एरे प्रिंट हुई जिसमें दोनों नंबर्स को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। अगर इसी को हम यहाँ पर फॉर ईच में करके देखें, सिंपल है ना। तो नंबर्स डॉट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर ईच, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, फंक्शन। सेम काम है, मैप और फॉर ईच का यूज हो रहा है, बस बाकी सब चीजें आप सेम लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लो रिटर्न नहीं, कंसोल डॉट लॉग करो, फिर रिटर्न ही करके देख लो, रिटर्न नंबर, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इनटू 2, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं अपने नंबर्स को, ठीक है, नंबर्स को हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। सो अब हम एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। दो एरे प्रिंट होके आई जिसमें 2 4 6 8 आ रहा, और एक एरे प्रिंट होके आई जिसमें 1 2 3 4 5 ये चीज प्रिंट होके आई, ठीक है। बल्कि अगर मैं यहाँ पर ही इसको लिख देती हूँ, एक बार यहाँ पे मैं कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर इंटू 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया नंबर इंटू 2। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके चेक करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे तो ये अलग अलग जाके दिखा, और यहाँ पे मुझे एरे में ही चेंज मिला। तो इसमें ये है कि ये अलग अलग इंडिविजुअल पर जाकर इंडिविजुअल आइटम पर जाता है और हमें लाके दे देता है, इंडिविजुअल आइटम पर जाता है और हमें लाके दे देता है। बल्कि मैप मेथड एक ही बारी में सारा काम कर दे रहा है, बट न्यू में, ठीक है। अगर आप नंबर्स में ही इसको करते तो नहीं होता ये। हमने डबल डायरे नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने नंबर्स पे मैप लगाया, और यहाँ पे हमने नंबर क्या किया, यहाँ पे नंबर में मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो मैप मेथड हमारा ऐसे यूज होता है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। आंसर तो ये क्वेश्चन तो पढ़ ले जब तो आंसर देखेंगे। एक एरे है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स एरे, आंचल कृष्ण है ना के नेम के है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमें हर नेम को अपर केस में कन्वर्ट करके एक न्यू एरे रिटर्न करवाना है। सिंपल है, 2 अपर केस लिख देंगे और ये अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए देती हूँ मैं। अब पढ़ेंगे फिल्टर मेथड। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा था, फिर एक क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से बनाकर करना है, ठीक है। मैंने बना नहीं रखा है तो खुद से बना लेना, बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, लोअर केस में कर देना अपर केस बना के, ठीक है। अब पढ़ेंगे फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड भी काफी अच्छी चीज है, एरेज के मेथड है, ध्यान रखना, ठीक है। फिल्टर मेथड ये एक एरे के हर एलिमेंट पर एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करता है, सेम काम करता है, और सिर्फ उन एलिमेंट्स को न्यू एरे में इंक्लूड करता है जो फंक्शन के कंडीशन को पास करते हैं। ये मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, ये भी एक न्यू को देता है। देखो जैसे कि इसमें मैंने फिल्टर मेथड लगाया, सेम बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा, ये भी कुछ चेंजेस नहीं है इनमें, बस ये वर्क कैसे करेगा अभी ये देखना है। जैसे कि ये है, ये सिर्फ इवन नंबर को दे देगा। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखा देती हूँ। सेम मैं ऐसे ही ओड के लिए आपको लिख के दिखाऊंगी, अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ इवन नंबर दिखे और इसने फिल्टर कर दिए, काट दिए, जो और थे ओड नंबर्स जो थे उनको काट दिए। कैसे काटे, फिल्टर मेथड ने ये काम किया है, जो प्री बिल्ट फंक्शन होते हैं जो खुद से पहले ही होते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर्स में मैंने दिया ये, और इसमें फिल्टर कर दिया कि जो नंबर हमारा 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, उसमें हमें ये दे दो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नॉट इक्वल्स टू अंदर जाके यहाँ पे बना देती हूँ ये, एंड यहाँ पे जाके बना देती हूँ ये, पैरेंथेसिस में इसको कर देती हूँ, और अब चेक करती हूँ। सो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, 0 लेंथ वाला प्रिंट हुआ। यहाँ पे हमारा ओड नंबर क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर एक बार देखते हैं, मैंने लिखा ये ओड नंबर्स हमारा क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने नोट लगा दिया है तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ओड नंबर्स तो यहाँ पर है। तो एक बार हमारा लिखने का कुछ तरीका अलग हो रहा होगा यहाँ पर, इसलिए हमारा ये प्रिंट नहीं होके आ रहा, वरना ये प्रिंट होके आना चाहिए था। बट इवन नंबर्स के लिए जैसे मैंने कराया बिल्कुल सेम ऑड नंबर्स के लिए भी वैसे ही होगा। ये सारे ही प्रिंट होके आ गए हैं, कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ है। इस नोट का मुझे कुछ करना पड़ेगा, इस नोट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नॉट इक्वल्स टू। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना, नॉट इक्वल्स टू अगर 0 होए तो हमारा काम हो जाए। हाँ, अब हुआ, तो वो नोट शुरू में नहीं लगना था, वो यहाँ पर लगना था। क्या लिखा है, 135। तो अब हमारे ओड नंबर्स प्रिंट हो गए। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा ओड इवन का, मतलब कि फिल्टर मेथड। क्वेश्चन देती हूँ एक, वो करना है, ठीक है। यहाँ पे एक एरे है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट के मार्क्स हैं और हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फिल्टर करना है जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, उनको हमें फिल्टर करना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आंसर भी दे रखा है, आप देख सकते हो और उनको कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सम मेथड। सम मेथड क्या होता है? एक एरे के हर एलिमेंट्स पर एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करता है, सेम काम करता है और चेक करता है कि क्या कोई एलिमेंट फंक्शन के कंडीशन को पास करता है। अगर कोई भी एक एलिमेंट कंडीशन को पास कर लेता है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें एक एरे नंबर्स है और हमें चेक करना है कि क्या इस एरे में कोई भी इवन नंबर है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? वो हम सम की मदद से कर सकते हैं। नंबर्स एरे दी, इसके अंदर लिख दिया हैज इवन नंबर, कौन सा नंबर है वो, नंबर्स में सम मेथड लगा दिया है और यहाँ पे नंबर को चेक करे हैं। अगर कोई भी पूरा जीरो से डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरा जीरो आ जाता है डिवाइड होके, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ, देन पेस्ट करके यहाँ पे हम चेक करते हैं। सो क्या रिटर्न हुआ? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इवन नंबर था, बट मैंने सारे इवन नंबर हटा दिए तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है? एक नंबर्स एरे बनाया, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक नंबर्स एरे बनाया और हैज इवन नंबर लिख दिया, नंबर्स में सम मेथड लगाया और फंक्शन में लिख दिया नंबर। जो भी नंबर अगर वो 2 से डिवाइड हो गया और 0 आ गया तो हमारा ट्रू रिटर्न होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये काम करता है हमारा ये वाला सम मेथड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देती हूँ, वो करना है आपको। तो इन सब के बेसिस पे मैंने एक एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जो आपको करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है और नेक्स्ट जो है अब हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे एवरी मेथड पर कि एवरी मेथड होता क्या है, इसको अब हम पढ़ेंगे ना कि बढ़ेंगे। ठीक है, एवरी मेथड में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये एक एरे के, जैसे आपको पता है, ये एक एरे के हर एलिमेंट पर क्या करेगा? एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करेगा। जैसे फर्स्ट वाले करते आ रहे थे वैसे ही ये भी करेगा। क्या ये सारे एलिमेंट्स फंक्शन के कंडीशन पर पास करते हैं? ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, सीधा इसका एग्जांपल देखते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। लिखने का तरीका सेम है, सारी चीजें सेम है और यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एवरी। देखो क्या इससे हो सकता है, मैं इसको आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रही हूँ कि एवरी मेथड क्या करता है। यहाँ पे मैं एक बार चलती हूँ यहाँ पर एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से हटा के और यहाँ पर पेस्ट। ये क्या कर रहा है? ये सारे इवन नंबर्स हैं और इस पे हम कह रहे हैं ऑल इवन, और यहाँ पे हम एवरी मेथड लगा रहे हैं। और नंबर ऑल इवन कब होंगे? जब यहाँ पर अगर हमारा नंबर क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा 2 से और 0 हमारा क्या होगा? रिमाइंडर आता होगा। सो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पर आकर मुझे ट्रू दिख रहा है। अगर सारे इवन है तो ही हमें ट्रू दिखेगा। अगर यहाँ पे एक भी हमारा ओड नंबर आ जाता है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। एवरी का मतलब है एवरी ही होने चाहिए, मतलब सारे ही होने चाहिए हमारे ओड या फिर इवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही ओड इवन हो। अगर मैं यहाँ पे इवन्स की बात करूं, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, मेरे पास क्या आएगा? अभी फॉल्स आएगा। बट अगर मैं सारे ही इवन कर दूं यहाँ पर, इसको मैं हटा के लिख रही हूँ 7, 2 तो हमारा ओड है, यहाँ पे भी ओड नंबर ही तो लिखने हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, सो यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो अब अगर आपको देखना है कि 2 कौन सा नंबर है हमारा, इवन में तो नहीं आता, सो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये हमारा इवन में आता है, ये पूरा हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा इवन में नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ओड में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि एवरी मेथड कैसे काम करता है। अब क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, वो आपको करना है। ठीक है, एक एरे में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो हमें चेक करना है कि क्या सारे मार्क्स हमारे 50 से ज्यादा हैं। तो इसका आंसर वगैरह सब मैंने दे रखा है, पहले आपको करके देखना है, उसके बाद आपको आंसर की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे रिड्यूस मेथड। आज हम सारे मेथड्स को कवर करेंगे और फंक्शंस को तो हमने कवर कर ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम डॉम पढ़ेंगे और डॉम ही पढ़ रहे होंगे, आप उसको लास्ट वीडियो मान लेना। वैसे आपकी एपीआई वगैरह मैं आपको एक्स्ट्रा चीज समझा दूंगी लास्ट वीडियो में, वो हम समझ ही लेंगे, वरना 5 लेक्चर्स में आपकी ये जावास्क्रिप्ट कंप्लीट ही है। रिड्यूस मेथड जावास्क्रिप्ट में एक एरे मेथड है। क्या है? एक एरे मेथड है। अभी तक हम एरे मेथड्स ही पढ़ते आ रहे हैं, जो एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करता है। क्या करता है? एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करता है। ये मेथड एक्यूमुलेटर और करंट एलिमेंट के थ्रू काम करता है। मतलब एक्यूमुलेटर
मतलब एक वेरिएबल है जो करंट वैल्यू एक्यूमुलेट करता है। क्या करता है? करंट वैल्यू एक्यूमुलेट करता है। हर आइट्रेशन के बाद अपडेट होता है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगे, जब हम रिड्यूस कर रहे होंगे जब आपको समझ में आएगी। एक करंट वैल्यू होती है, मतलब करंट वैल्यू मतलब एरेज का करंट एलिमेंट जो प्रोसेस किया गया है। मान लो एक नंबर्स है आपका, इसमें आपने एक बनाया सम का और उसमें लिख दिया नंबर्स डॉट रिड्यूस कर रहे हो आप एक फंक्शन में। दो आपके पैरामीटर्स दिए जाएंगे, एक एक्यूमुलेटर एक करंट वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न कर दोगे आप एक्यूमुलेटर को और करंट वैल्यू को। जैसे हमने लिख रखा है और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ये हटा के, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ और देन इसको यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अभी क्या आ रहा है? नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। नंबर्स हमने डिफाइंड ही नहीं किया, तो ये बताएगा ही, क्योंकि नंबर्स एरे भी तो होना चाहिए जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, वही नहीं है तो फिर हम कैसे कर लेंगे सारी चीजें। यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको पेस्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 15 लिखा हुआ आया। 15 किसका सम है? 15 इन सब का सम, जिसके 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 3 प्लस किया 4, 4 में 4 प्लस 4 में, सॉरी दोबारा करते हैं एक बार, 1 में 2 प्लस किया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 और 5 15 होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्लस कर रहा है? एक्यूमुलेटर क्या होता है? अब हम समझते हैं एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर मतलब एक वेरिएबल है जो करंट वैल्यू एक्यूमुलेट करता है। करंट वैल्यू मतलब जो वैल्यू चल रही है वो, और हर आइट्रेशन के बाद अपडेट हो जाता है। मतलब कि एक पे आए, फिर अपडेट हो गए 2 पे आए, फिर 3 पे आए, तो वो एक्यूमुलेटर कर रहा है। करंट वैल्यू पे जो प्लस कर रहे हैं हम, वो काम कौन कर रहा है? हमारा करंट वैल्यू कर रही है। तब हम जाके इसको सम कर पा रहे हैं। जीरो से इनिशियलाइज किया, जब जाके हम सम कर पा रहे हैं अपने रिड्यूस मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूस मेथड होता है। एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन है, एरे का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आप इससे कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये आपको करना है, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करेंगे स्प्रेड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड या स्प्रेड ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसको, एक सिंटैक्स है जो एरे ऑब्जेक्ट या फंक्शन कॉल्स को एक्सपेंड करता है। ये ऑपरेटर ES6 ECMA स्क्रिप्ट 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2015 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एरे में उसे यूज करके स्प्रेड इन मेथड्स को क्या करेंगे? एरे में यूज करके, जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर को हम कैसे दिखाते हैं? डॉट डॉट डॉट, जैसे कि होता था ना मैथ्स में एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारा होता है स्प्रेड मेथड में हम डॉट 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 कर सकते हैं। का यूज हम एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे में इंक्लूड कर सकते हैं। इस एरे के एलिमेंट्स अलग अलग होते, देखो जैसे कि एक एरे 1 और एरे 2 बनाई, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। लेट एरे 1 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, फिर उसके बाद यहाँ पे बनाई लेट एरे 2 इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, ये मैंने बनाई। ठीक है, अब मुझे स्प्रेड करना है इन दोनों को, तो कैसे कर सकती हूँ मैं स्प्रेड? यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एरे वाला, मतलब एक कंबाइंड एरे बनाया। कॉन्स्ट कंबाइंड एरे, इनको हमें कंबाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंबाइंड एरे। ठीक है, मैंने लिख दिया कंबाइंड एरे इज इक्वल्स टू, क्या करूंगी मैं? एक एरे बनाऊंगी जिसमें मैं डॉट 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 एरे 1, फिर कॉमा डॉट 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 एरे 2 लिख रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा रही हूँ। एक बार लिखते हैं यहाँ पे दोबारा से, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं? कंबाइंड एरे। ठीक है, अब हम इसको जाके चेक करते हैं कंसोल पर, क्या आया? 1 2 3 2 3 4, दोनों एरे कंबाइंड हो गई, दोनों एरे जुड़ गई स्प्रेड की मदद से। ठीक है, तो कंबाइन का काम किसने किया? हमारे स्प्रेड इन जावास्क्रिप्ट ने। एरे में यूज करके न्यू एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम एरे में न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्ट एरे 1 बनाया 1 2 3, और एरे 1 को तो हमने स्प्रेड करके यहाँ पे लिख दिया 4 5 और 6 भी इसमें ऐड कर दो, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। मान लो मुझे इसमें और भी ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कॉमा, मान लो 4 5 6 100, ये ऐड करना है मुझे, तो इसको ऐसे करके मैं ऐड कर सकती हूँ, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे ये वाले नंबर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा एरे ऑफ स्प्रेड करता है, मतलब स्प्रेड ये काम भी हमारा करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा स्प्रेड इन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में यूज करके, स्प्रेड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक न्यू ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। मतलब इसका वही है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बनाई हमने, ऑब्जेक्ट 1, देखो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर, अभी तो एरे की बात हुई, ऑब्जेक्ट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई 1, जिसमें दे दिया नेम तो है भाई आंचल, ठीक है, और मार्क्स है भाई 94,
ये मार्क्स है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गई। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसमें मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट न्यू एरे, ठीक है, एक बार इसी के साथ लिखना होगा, स्पेस इसमें काम नहीं आता इसलिए एरे बता देगा, एरर बता देगा। न्यू एरे इज इक्वल्स टू, मुझे करना है स्प्रेड, तो मैं लिखूंगी डॉट 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 obj1, फिर कॉमा, उसके बाद मान लो मुझे देना है की और वैल्यू पेयर। तो ये कैसे देंगे हम, ये कैसे देंगे, तो यहाँ पे आके यहाँ पे आपको दिखेगा सिटी, और बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है जैसे आप करते थे। यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा आपका सिटी, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ये क्या है आपका कॉलन। सिटी में मान लो आपको डालना है दिल्ली, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में कराना है, क्या कराना है यहाँ पे, न्यू एरे को प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे नीचे जाके न्यू एरे लिख देंगे। फिर इसको जब मैं देखूंगी तो यहाँ पे हमारा सिटी में दिल्ली भी ऐड होगा। तो ऐड कराने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, चाहे एरे हो चाहे ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारा स्प्रेड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डोम। मेन चीज जो होती है, जो इसकी सबसे ज्यादा पक्की चीज होती है, वो डोम होती है। डोम पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट का काम कैसे करोगे, आप कैसे वेबसाइट्स बनाओगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो तो आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आपका क्या बचा है, आपका डोम प्रोमिसेस एपीआई, ठीक है। आपका क्या बचा है, एक प्रोमिसेस होते हैं और एक एपीआईज होती है। उनको मैं एक वीडियो में अलग से लेके आऊंगी, वो उनका ज्यादा काम नहीं होता, बट उनको पढ़ना पड़ता है। मतलब मान लो डोम पे ही आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी डोम की आने वाली है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आना है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है, जब भी आप अपने डोम पर बढ़ पाओगे, जब भी आप डोम सीख पाओगे, ठीक है। वैसे इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा और पढ़ना नहीं चाहिए, हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया है इस वीडियो में। और जो हमारा क्या होता है, वो हमारे प्रोमिसेस होते हैं और हमारे एपीआईज होते हैं, उनको भी आप सीख लेना। ये मत सोचना डोम पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, जब हम पूरा बैकएंड का पढ़ेंगे, जब हम पूरा अपना फुल स्टैक का पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम इस सीरीज में पूरा ही पढ़ने वाले हैं। अगर फ्रंट एंड का करना है तो इतना जरूरी नहीं है, डोम तक सीख लो, उसके बाद रिएक्ट सीख लेना, ठीक है। रिएक्ट भी मैं पढ़ाऊंगी, पहले प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी, देन रिएक्ट का करवाऊंगी, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स बनेंगे, फिर हम अपना बैकएंड को स्टार्ट कर लेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें कर लेंगे। तो अभी काफी टाइम पड़ा है आपके पास, तो इसलिए अच्छे से सारी चीजें सीखो। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो काफी अच्छी बात है, अगर आप ये चीजें सीख रहे हो तो, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।